जय हिंद एवरीवन। डिफेंस एस्पिरेंट्स, फायर हार्ट्स, ब्रेव हार्ट्स एंड वॉरियर्स। जोश जज्बे में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और जो टॉपिक्स हमने यहाँ पर ऑप्ट करे हैं, ठीक है, वहां से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन ऑफ द पेपर लीग सीरीज ऑफ एनडीए केमिस्ट्री। ठीक है, गलती से भी स्किप मत करना। So Jai Hind everyone, this is Kapil Gaur, your UPSC NDA GAT educator, all set with the weapons, and the weapons are going to be the question which are going to come on in front of your screen. ये जो फिल्म है, उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी ने देखी भी होगी, और नहीं भी देखी कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद हम सारे देख ही लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सारे के सारे सेक्रीफाइसेस है ना, ये सब मिटिगेट हो जाएंगे। एंड इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, देन व्हाट यू वांट, एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़कवासला, वो आपका सेक्रीफाइस बन जाएगा। देखी है कोई बात नहीं देखी तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर इस फिल्म में, ठीक है, जसकीरत सिंह ने पाकिस्तान में घुसकर और आतंकवाद का जो खात्मा करा था, उसी तरीके से हम लोग जितने भी क्वेश्चंस, मैं आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रहा हूँ एक बार क्वेश्चन। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम सीधे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से फोड़ने वाले हैं, सारे क्वेश्चन। बस लास्ट तक बने रहना, ठीक है, कसम खा लो और लास्ट तक सेशन में बने रहना, और लास्ट में जाकर मेरे को बता देना सेशन कैसा लगा था। ठीक है, हर एक चीज, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मैंने उठाकर लेकर आया हूं और इतने बढ़िया सवाल आप सभी के लिए लेकर आया हूं ना, एट द एंड ऑफ द सेशन यू आर गोइंग टू बी लाइक कि कपिल भैया मजा आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। मेरे को पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट से लेकर अभी तक बहुत बढ़िया तैयारी करी है। ठीक है, बहुत बढ़िया तैयारी करी है। मेरे को पता है कि आपने अभी मॉक टेस्ट दिए होंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे, और मेरे को ये भी पता है कि कैसे लेवल के क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में दिखे होंगे। अभी मार्केट में जो सर्कुलेट हो रहे हैं जीएटी की जो मॉक टेस्ट है ना, उसमें 80% 90% मॉक टेस्ट ऐसा है जिसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अराउंड घूमते हैं, मगर उससे भी लेवल हटके यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, बिकॉज जीएटी इज ऑल अबाउट व्हाट, नॉलेज। अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपके पास है और आपने बार बार मल्टीपल टाइम उसका रिविजन करा है, यू आर गोइंग टू एज द एग्जाम। ठीक है, आप फोड़ने वाले हो अपने एग्जाम में जाकर। तो यहाँ पर यही चीज हम लोग करने वाले हैं। सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, कई लोगों को ऐसा लगता होगा, ठीक है, मतलब एक सवाल हमारे जहन में होता है, यूजुअली सही में होता है, ऑनेस्टली आप सभी को बता रहा हूं, एक सवाल हमारे जहन में ये होता है कि क्या ये वाला सेशन हमको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। पता है कि ये बेहद जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए, हमारी परीक्षा के लिए, मगर तब भी दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। क्या कभी आपकी मदर ने ऐसा कहा है कि ये ले रोटी बना दी है, सब्जी नहीं बना रही हूं, तू बस रोटी रोटी खा ले? कभी आपके फादर ने ये कहा है कि मैं पैंट तेरे लिए लेकर आ गया हूं, लोअर लेकर आ गया हूं, शर्ट वगैरह तू पुरानी पहन लेना? खुद भले ही पुरानी शर्ट बार बार पहन लेंगे, मगर आपको कभी ऐसा नहीं करा होगा कि पुराने कपड़े बार बार पहनाए? कभी ऐसा करा है कि स्कूल तू पैदल चले जाना, वैन की फीस नहीं है हमारे पास, कैसे ना कैसे करके कराए ना? तो मेरा सवाल आपसे बस यही है कि उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा आप सभी को रिसोर्सेस, क्वालिटी रिसोर्सेस देने के लिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पीक मोमेंट, जब सारी चीजें आपके हाथ में, दैट इज योर करियर, अब आप क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? और आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए एफर्ट मार रहे हो। इंसान मेहनत करता है, खुद के लिए करता है। ठीक है, तो खुद के लिए यदि आप एफर्ट कर रहे हो ना, और खुद अचीव भी कर लोगे तब भी उनको प्राउड होगा ना, तो ऐसी मेहनत करो जिसमें कॉम्प्रोमाइज के बारे में आपको सोचना भी नहीं पड़े। इतनी मेहनत करनी है हमको। और आपको लगता है ना कि 10 दिन 12 दिन बचे हैं, अब रिवीजन कर लेते हैं। अरे भाई, क्या रिवीजन? बार बार पढ़ के जो चीज पढ़ी है तू उसको रिवाइज कर रहा, चल ठीक है, मगर जो एग्जाम में आने वाला है वही तुमने नहीं पढ़ा, तो क्या मतलब तुम्हारे रिवीजन का? फिर तो तुम वही है कि छोटे कुएं के मेंढक में बैठकर तुम वैसी बात कर रहे हो कि हाँ, कॉम्प्लेसेंट थिंकिंग आइडियोलॉजी, हाँ मेरा तो हो जाएगा, मैंने तो करा है, मैंने तो बहुत रिवीजन करे। अरे मगर क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करा है तब तो होगा ना। समझ में आ रहा है? रेस में आखिरी तक बना रहना पड़ता है। ठीक है, यू हैव टू स्टैंड टिल द एंड। ठीक है, लास्ट तक बना रहेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रही है? ये जो रेस है ना एनडीए एग्जाम की, इसमें लास्ट तक बना रहना पड़ता है। यू हैव टू स्टैंड टिल द एंड। आखिरी के दिन बचे हुए हैं, दिमाग में सोच बैठा ली है कि अब हमको बस रिविजन करना है और कुछ नहीं करना है। पहले एक बार सवाल खुद से पूछो कि जो एग्जाम में आता है, ठीक है, जिस लेवल का कंटेंट आता है, क्या वो आपने करा है? और नहीं करा है तो 12 दिन इनफ है भाई। ह्यूमन का जो ब्रेन है ना, इसकी कैपेसिटी इतनी छोटी नहीं है जितनी आपने बना लिया। अरे 11th 12th में तुम ही तो आखिरी के एग्जाम के 2-3 दिन पहले कितना बड़ा बड़ा पढ़ के चले जाते थे और फोड़ के आ जाते थे। अभी रिसेंटली आप करके आए हो, देन व्हाई आर यू लूजिंग योर लेवल? क्यों अपने लेवल कम कर रहे हो? मॉक टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस करो।
ठीक है, जो पहले पढ़ा है उसका रिवीजन पढ़ो, और जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो, बाद में रिग्रेट नहीं रहेगा। समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तो जनाब पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 3 टॉपिक हम लोग यहां पर कवर करेंगे। पहला टॉपिक कौन सा होने वाला है हमारा? पहला टॉपिक होने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है सर। मेटल और नॉन मेटल्स कवर करने के बाद दूसरा टॉपिक जो हम यहां पर करेंगे वो होगा कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तीसरा टॉपिक यदि समय बचता है तो फिर अपन करेंगे यहां पर कौन सा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मगर सुनना मेरी बात, ठीक है, सारे यहां पर अपन क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन करने वाले हैं, बस क्वेश्चन के फॉर्म में, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। जो खाने के जो बर्तन है उसके लिए, उनको बनाने के लिए एल्यूमिनियम का यूज करा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम, इसमें से किस एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो भाई देखो, कोई भी पतीला है, कोई भी वेसल है एल्यूमिनियम का, यदि आप उसको यूज कर रहे हो खाना बनाने के लिए, ठीक है, तो आप एक बात बताओ, ऐसा भी होना चाहिए कि उसमें से आग जो है, आग आ रही है, उसके खाने तक पहुंच जाए, मतलब कि वो आग कंडक्ट करना चाहिए, उसके अंदर हीट कंडक्टिविटी होना चाहिए। तो देख लो कहीं हीट कंडक्टिविटी है क्या? ये है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये चीज तो होना चाहिए, इसलिए उसका यूज करा जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, भाई नहीं, माना कि अभी का जमाना इंडक्शन वाला जमाना है, मगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए कोई भी यूटेंसिल का यहां पर जिक्र नहीं किया जाता है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जो कि अलाउ करती है मेटल को काय में चेंज करने के लिए, वायर में चेंज करने के लिए। तो यहां पर यूटेंसिल्स के बारे में बात कर रहे हैं, वायर वगैरह का तो जिक्र यहां पर होगा नहीं, ठीक है। जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये एकदम बढ़िया बात लिखी गई है। मतलब पता है, एल्यूमिनियम का यदि लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस यदि मानकर चलो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब यह है कि 40 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम मेल्ट करने लगेगा। अरे जब एल्यूमिनियम ही मेल्ट कर गया, बर्तन ही मेल्ट कर गया, तो उसके अंदर रखी हुई चीज का क्या होगा? इसलिए एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, वो कम ना होकर हाई है, जिसकी वजह से वो खाना को काफी बढ़िया तरीके से पका देता है, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। सारी चीजें क्लियर है, हर एक पॉइंट क्लियर है। तो एल्यूमिनियम का यूज इसलिए करा जाता है, जो आप बोलते हो ना प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ता है इस प्रकार से। तो 1 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के बीच में यहाँ पर जूझ रहा है, कपिल भैया ज्वाइनिंग अदर प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक वीडियो बनाऊंगा और सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बस एक चीज यहाँ पर मतलब एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई विल नेवर लीव माई स्टूडेंट, आई विल नेवर लीव माई वे ऑफ टीचिंग, आई विल नेवर लीव द अथॉरिटी दैट आई हैव, ठीक है। ज्वाइन करना ना करना वो चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बट आई विल नेवर लीव माई स्टूडेंट, ठीक है। जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, मेरा काम करने का तरीका कभी भी चेंज नहीं होगा। तो होल हार्टेडली द वे आई कंडक्ट द सेशन, ठीक है, इट इज नेवर गोना बी चेंज, नेवर एवर, ठीक है। आपको पता चल जाएगा 1 या 2 दिन में, या फिर आज ही मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, क्लियर कर दूंगा सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मेरी बात सुनिए, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी ने वो वाला सेशन देख लिया होगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रॉक्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। उसमें मैंने 3 प्रकार के रॉक पढ़ाए, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ठीक है सर, ये तो ठीक है। उसमें मैंने लेयर्स भी पढ़ाई हैं, लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो आपने लेयर्स में देखा होगा 3 प्रकार की लेयर्स होती हैं, एक होती क्रस्ट, ठीक है, एक होती मेंटल, और एक होती कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट में पाए जाने वाले जो प्रोमिनेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से? Cl, ठीक है, और जो मेंटल है इसमें सीमा, ठीक है, और कोर में पाए जाने वाले नाइफ, ठीक है। तो आप नाइफ को NIF ही बोल दो, नाइफ हो गया। सर ये क्या हुआ? अरे मैंने बोला ना, सेशन देखना, C से सिलिकन, A से एल्यूमिनियम, ठीक है, Al से, C से सिलिकन, Ma से मैग्नीशियम, Ni से निकल, और Fe से फेरस मतलब आयरन। तो यहां पर देख लो, आयरन तो आंसर नहीं होगा, तो Al मतलब एल्यूमिनियम आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस प्रकार से क्वेश्चन को डिकोड करा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और यार प्लीज देखो, पता है आपके कमेंट से मेरे को अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, मगर आगे आने वाले जो थके हुए बच्चे हैं ना, उनको अप्रिशिएशन मिलता है। और यदि आपके अंदर थोड़ी भी क्वालिटी है कि, ठीक है, यदि आप अभी जब आप SSB की तैयारी करोगे, देखो मैं आप सभी को एक बात बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, मेरे फायदे की बात नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है आज का स्टूडेंट इतना समझदार है कि उसको समझ में आ जाता है कि भैया खुद के बारे में बात कर रहे हैं या हमारे फायदा उनको समझ में आ जाता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे मूर्ख बन जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मैनिपुलेट हो जाते हैं, मैंने होते हुए देखा है, ठीक है। लिसन टू मी केयरफुली, जब आप SSB की तैयारी करोगे ना, तब आपको स्टोरी लिखनी पड़ेगी, TAT की स्टोरी लिखोगे, PPDT में स्टोरी लिखोगे,
ठीक है, आपको वर्ड से सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, आप ऐसा हर चीज में आप पता क्या क्या जोड़ोगे, सोसाइटी का बेनिफिट, दूसरों का बेनिफिट, ठीक है, ये माइंड ऐसा बना लेते हैं हर जगह दूसरों का बेनिफिट, ठीक है, वो ऐसा माइंड एकदम बना लिया जाता है। मेरे कहने का मतलब है वाई टू फेक मत करो, वो अभी से अपने अंदर अडॉप्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यदि आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूँ और मेरा फ्री कंटेंट सिर्फ आपको लग रहा है कि ये बेहतर है, बढ़िया है, तो आपका काम अब क्या है, अवेयरनेस फैलाना। फॉर दैट अवेयरनेस वो उसका एक छोटा सा स्टेंस लेना पड़ता है, क्या, कमेंट करना। और यदि आपके कांटेक्ट में आपकी मासी का बेटा, बुआ का बेटा, बेटी कोई भी तैयारी कर रही है, तो उसको जाकर ये सेशन शेयर कर दो, ये भैया बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप इनका सेशन देख लेना, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब आगे इसके बारे में कोई भी बात नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डेड सेशन है, यदि आपको लगता है कि कहीं पर मैं कुछ इरेलेवेंट बोल रहा हूं, स्किप कर देना, बाकी ऐसा होगा नहीं। ठीक है, चलिए। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल, ये क्वेश्चन ना कंट्रोवर्शियल तो नहीं बोलूंगा, ऐसा क्वेश्चन है जहां पर सोच में पड़ जाता है व्यक्ति। ठीक है, कैसे? सोडियम कैल्शियम तो पहले ही एलिमिनेट कर देगा, लेड और मरकरी, पता है ये दोनों के दोनों पुअरेस्ट कंडक्टर है, मरकरी भी लेड भी, दोनों के दोनों। मगर कहीं पर भी ये दोनों आपको देखे ना, किसी भी सवाल में आपको लेड और मरकरी दोनों दिखे, पहली जो बच्चे तेरी जो प्रायोरिटी होगी ना, जो तेरी चॉइस होगी, वो क्या होना चाहिए, लेड होना चाहिए। योर चॉइस हैज टू बी लेड। ठीक है, पीबी लेड होना चाहिए, मरकरी बाद में। ठीक है, अब मरकरी की क्या होता है वो आगे अपन पढ़ लेंगे। Which property of metal is used for making bells and strings of musical instruments like sitar and violin? देखो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें यदि अपन कोई मेटल का यूज कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, वो आपको साउंड प्रोड्यूस करे। ठीक है, ताकि वो आपको साउंड प्रोड्यूस करे। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ड्यू टू विच व्हेन इट इज स्ट्राइक बाय अनदर ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस साउंड, वो क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, और इस क्वालिटी को, इस कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है सोनोरस। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, पीट कर शीट में चेंज कर देना। ठीक है, शीट में चेंज कर देना। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, अभी बताया, वायर में चेंज कर देना। कंडक्टिविटी का मतलब ये रहता है कि उसमें से चार्जेस फ्लो है ना, करंट फ्लो करना, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बढ़िया सर। यहां पर क्वेश्चन है Al2O3 प्लस NaOH। ठीक है बच्चे, आंसर बताने में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब भी आपको आंसर बता दूंगा। नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ठीक है, ये है क्या, यहां पर जो हमको है, ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। तो एक बात मैं आप सभी को बताऊं, एक ट्रिक बता रहा हूं, सुनना मेरी बात, बहुत ही प्यारी ट्रिक बता रहा हूं आपको। लिसन टू मी केयरफुली, एक बार दिखा दो, एक मिनट, ये देखो। ठीक है, यहां पर देखिए, देखो ऐसे लोग जो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को, मतलब या तो रोहित शर्मा को पसंद करते हैं या तो विराट कोहली को पसंद करते हैं। ठीक है, दे आर मोर देन अ जोकर। ठीक है, क्योंकि दे आर डिवाइडिंग दीज प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंचाइजी। ठीक है, बट दे आर यूनाइटेड बाय नेशन। ठीक है, और ऐसे लोग जो कि दोनों से अटैच्ड है, दोनों से रिएक्ट हो जाते हैं, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, बिकॉज दे बोथ आर इंडियंस प्लेइंग फॉर द नेशन। ठीक है, फॉर द सेम ट्राई कलर फ्लैग। ठीक है, तो ये दे आर सिग्मा मेंटालिटी। ठीक है, बिकॉज द प्लेयर आर सिग्मा। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ऐसे ही ऑक्साइड जो ना सिर्फ एसिड से रिएक्ट करते हो बट बेस से भी करते हो, इनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इनको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ऐसे जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, देखो यहाँ पर एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पर तो है, जो कि यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और एक एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। ये एक्स्ट्रा जिंक वाला याद कर लेना। ठीक है, अब ये देखो HCl से भी रिलेट हो रहा है, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिलेट हो रहा है। अब यहाँ पर ये क्या बना रहा है, NaAlO2, मतलब सोडियम एल्यूमिनेट। देख रहे हो, इंपॉर्टेंट है ना ये। तो ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये आपको एसिडिक बिहेवियर भी शो करेंगे और बेसिक बिहेवियर भी शो करेंगे। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। तो यहां पर क्या बनेगा, Al2O3 प्लस NaOH, ये बनाएगा NaAlO2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, और रिएक्टिविटी सीरीज तो मैंने आप सभी को बता दी है। क्या, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a zebra। ठीक है, instead try learning how CM shapes gold। ये है पूरी की पूरी। ठीक है, तो जब आप पाओगे ना, सोडियम पोटेशियम तो कहीं पर भी नहीं है, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां भी नहीं है, मगर ये तीनों में है। सोडियम के बाद कैल्शियम कहीं भी नहीं है, यहां पर मैग्नीशियम है, देख लो, यहां पर भी नहीं है, तो ये मैग्नीशियम, और यहां तक तो ठीक है। अब देखना, आयरन पहले आएगा या जिंक, पहले जिंक है उसके बाद आयरन है, पहले जिंक फिर आयरन, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया?
तो मैं यहाँ पर आप सभी को स्क्रीन पर कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाना चाहूँगा, ठीक है। आपसे यदि मैं पूछूं कि इन दोनों में से रिएक्टिव कौन है, रिएक्टिव मतलब कि समझ रहे हो, एकदम खूबसूरत कौन दिख रहा है, कुछ लोग होंगे, ठीक है, जो कहेंगे ये, ठीक है। देखो मेरे को इनसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैटरीना कैफ से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, भले ही उन्होंने सलमान खान से शादी नहीं करी, ठीक है। सलमान खान को तो खैर शादी करनी नहीं थी, उनको बस साथ में रहना था, मगर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं होता कौन हूँ ये बोलने वाला, बस मैं ये एक हल्का सा एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो चीज़ है ना, ये इससे कोई कई गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बेहतर तो मैं अब अपने को नहीं पता, बट कई गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और यदि आपको नहीं लग रही है, आप एक सच्चे डिफेंस एस्पिरेंट हुई, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये ट्रिक लिखी हुई है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, Which of the following pairs will give displacement reaction? Displacement reaction कौन देगा? Displacement reaction मतलब जब highly reactive element, मैंने क्या बोला था, highly reactive element मतलब ज्यादा पढ़ने वाला element जो एनडी क्लियर करके चला जाएगा, जैसे डेकिसुगी जो चला जाएगा, तो वो वॉल पार्टी, ठीक है, में समझ रहे हो, नोबिता डेकिसुगी के साथ जाएगी, नोबिता के साथ नहीं जाएगी। तो हाईली रिएक्टिव डेकिसुगी ने रिप्लेस कर दिया लो रिएक्टिव नोबिता को। तो अब यहाँ पर देख लो, कॉपर और FeSO4, कॉपर क्या आयरन को रिप्लेस कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। EgNO, अब यहाँ पर ये देखो, क्या सिल्वर कॉपर को कर पाएगा? अरे भाई, हाउ CM सेव्स गोल्ड, सिल्वर तो सबसे लो रिएक्टिव है गोल्ड के ऊपर, गलत है ये। क्या कॉपर कभी सोडियम को कर पाएगा? अरे भाई, सोडियम सबसे ऊपर बैठ रहा है सेकंड रैंक पे, ठीक है, ये क्या इनके फादर भी नहीं कर पाएंगे कभी। तो कॉपर सिल्वर को करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। मजेदार था कि नहीं सवाल? हम क्या याद, देखो ये पता बच्चे याद क्या कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन CuSO4 प्लस Fe, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मगर FeSO4 प्लस कॉपर करने जाओगे तो ये नहीं है। तो रट्टा मत मारो, ठीक है। रट्टा, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला, रट्टा मत डालो, आप समझो कि चल क्या रहा है, नहीं तो क्वेश्चन आपकी फील्डिंग सेट करके कब चला जाएगा, रोते बैठना फिर, ठीक है। फिर बोलोगे कि 4 नंबर नहीं बने, ठीक। यहां पर देखिए, नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स, बिकॉज देखो एक बात बताऊंगा आप सभी को, बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही प्यारी बात, ठीक है। बताओ, 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एक कौन से होते हैं? एक होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ना भाई, ये दीज आर द आइकॉनिक बॉन्ड, ठीक है, दीज आर द आइकॉनिक बॉन्ड। और ये ऐसे बॉन्ड है जो कि अकेडमी में बनाए जाते हैं। बता दूं आप सभी को, बिल्कुल सर बता दो, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, दीज आर आइकॉनिक बॉन्ड। ये एक्चुअली में मेरा जो दोस्त है वो OTA में है, उसने मेरे को ये सारी पिक्चर्स भेजी है, ठीक है। इंशाल्लाह मतलब मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कहीं पर डालें ना, ठीक है, आपके ऊपर भरोसा है मेरे को पूरा। तो ये जो आपको अकेडमी दिख रही है ना, OTA चेन्नई, ये मस्त, और ये होली का सेलिब्रेशन, ये ऐसे बॉन्ड है जो कि कभी नहीं टूटते, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को कहा जाता है क्या? क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। दीज आर आयनिक बॉन्ड। और जितने भी आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, जितने भी आयनिक बॉन्ड जो है, ये आयनिक बॉन्ड पता काहे से बनते हैं? ये आयनिक बॉन्ड सिर्फ 1-2 चीज से मिलते हैं, या तो गिव या तो टेक, ठीक है, गेन, ठीक है, गिव या टेक, ठीक है। और दूसरा आता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट मतलब स्कूल वाले बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब स्कूल वाली बॉन्डिंग। कैसे? टिफिन शेयर करके बॉन्डिंग बन गई, मतलब शेयरिंग करना। बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है? शेयरिंग। यहां पर मैं कर दे रहा हूं शेयरिंग। तो यदि अपन कोई भी कोवेलेंट क्लोराइड भी बना रहे हैं तो याद रखना कोवेलेंट बन रहा है, तो यहां पर शेयरिंग होगी, गिव भी नहीं होगा, टेक भी नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। समझ में आया? कोवेलेंट कभी भी आए तो शेयरिंग याद करा करो। और देखो, आयनिक बॉन्ड कभी भी आए तो याद रखना आइकॉनिक। और आइकॉनिक मतलब बढ़िया, आइकॉनिक बॉन्ड हमेशा अकेडमी के बॉन्ड मतलब गिव एंड टेक। समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, Which of the following are not ionic compound? एक बहुत ही प्यारी बात बता रहा हूं, सुनना, बहुत प्यारी बात। जो आयनिक होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड, इनकी एक बहुत ही प्यारी खासियत है यार। आयनिक मतलब अकेडमी के बॉन्ड। एक बच्चा ऐसा आएगा जो कि नॉर्थ से होगा, एक ऐसा आएगा जो कि साउथ से होगा, और दोनों सेंटर में चले जाएंगे महाराष्ट्र में। एक कहीं से आ रहा है, एक कहीं से आ रहा है, मगर दोनों के बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो लाइफ टाइम बनेगा, ठीक है। दे कैन इवन टेक द बुलेट ऑन देयर चेस्ट फॉर अदर।
समझ में आ रहा है? इस प्रकार का बॉन्ड बन जाता है। तो सेम यहां पर जो आयनिक बॉन्ड आप सभी को दिख रहा है ना, ये आयनिक बॉन्ड भी ऐसा ही है। एक होता है इसमें मेटल और दूसरा देखने को मिलता है नॉन मेटल। ये क्वेश्चन में ये था, इसलिए मैंने इसको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखा है इस प्रकार। तो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनता है ये। तो यदि आप देखोगे यहां पर कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और जो आपको क्लोरीन दिखेगा, दोनों के दोनों नॉन मेटल है भाई, दोनों के दोनों आपको नॉन मेटल दिखेंगे, कार्बन और यहां पर क्लोरीन। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। एक मिनट, ये ना, ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, अब यहां पर और आगे देखो, आगे क्या देखना है? आगे ये देखो कि पोटेशियम, पोटेशियम तुम्हारा क्या है? मेटल है, और जो क्लोराइड है वो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो ये दोनों बिल्कुल हो सकते हैं। फोर्थ वाला चेक करना, NaCl तो पढ़ा ही जाता है, एक एग्जाम्पल दिया जाता है भाई, शेयरिंग करके बनता है NaCl। समझ में आ रहा है? तो आंसर हमारा क्या होने वाला है? 1 into ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है सभी को? एक मिनट वेट, इसमें पूछ रहा है कि नॉट आयनिक कंपाउंड, नॉट पूछ रहा है ना, नॉट आयनिक। पहले तो ये है ना, एक मिनट ठीक है भाई, NaCl आयनिक है। NaCl जो है ना, ये आयनिक है। Na के पास एक होता है और Cl के पास एक की जरूरत पड़ती है, इधर और इधर सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं ये लोग, पता है कि नहीं? इसका है 11 और इसका है 17। ठीक है, ये अपन, ये देखो मैं तुमको ओपन करके दिखाता हूं, ये देखो, वही मेरे दिमाग में एकदम से आया भाई। ये देखो, ये NaCl, ये इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जो तुमको यहां पर दिख रहा है ना, ये आयनिक बॉन्ड है। समझ में आया? और ये कैसे बनता है मैं तुमको एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे Na है, Na का क्या है? 11, तो आप इसको 2 8 1। क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या है? 17, तो आपने क्या करा? 2 8 7। इसके पास एक एक्स्ट्रा है और इसको एक की नीड है, तो ये क्या करेगा? ये इसको दे देगा। ठीक है, वो गिव कर देगा, शेयरिंग नहीं होगी, सीधा दे देगा। तो यहां पर आयनिक बॉन्ड है। समझ में आया? ये इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो NaCl तो हमारा आयनिक है और हमको नॉन आयनिक चाहिए, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। ये देखो, कार्बन और कैल्शियम दोनों नॉन मेटल है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। तो थर्ड काय में है इसमें, और थर्ड के साथ फोर्थ काय में है। थर्ड यहां है, थर्ड यहां है और थर्ड यहां है, थर्ड के साथ फोर्थ कहां है? इसमें है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप एक काम करो, फर्स्ट चेक कर लो, KCl फर्स्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो फर्स्ट वाला देख लो, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस प्रकार से करा जाता है। तो मैंने तुमको एक चीज भी बताई और एक लॉजिक भी बताया। ठीक है, स्टार्टिंग में हो गया था, कोई बात नहीं। अब यहां देखो, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। वैसे एक बात आपको बताऊं, जैसे ये जो पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम अपन बोलते हैं ना, ये पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम होता है। सा होता है, वो शा नहीं होता है। सही में सा होता है, मगर अपन बोल देते हैं, मैं भी बोलता हूँ, मैं भी पोटेशियम बोलता हूँ, पोटेशियम नहीं बोलता हूँ, अच्छा लगता है बोलने में। चलो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय, ये जितने भी, याद रखना, जो हाईली रिएक्टिव है ना, जो ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव है ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है, और हमेशा ये आपको मॉल्टन फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, मॉल्टन फॉर्म में मिलेंगे। मगर अब जब एक चीज यहां पर रखूंगा ना, आप शॉक हो जाओगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड होगा, ये क्लोराइड के फॉर्म में ज्यादा मिलते हैं आपको। हाँ जी, क्लोराइड के फॉर्म में ज्यादा मिलेंगे ऑक्साइड के। पता क्यों होता है? क्योंकि ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना भाई, वो बहुत हाई है। ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत हाई है। जब मेल्ट ही नहीं हो पाएंगे तो कैसे बनेगा? इसलिए यहाँ पर अपन देखेंगे मॉल्टन क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दैट कम है। तो यहाँ पर इसलिए जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? जो मॉल्टन क्लोराइड है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? लाइसिस का मतलब ब्रेक होना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कंपाउंड को ब्रेक करना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर फर्दर उसका रिडक्शन करके, रिफाइनिंग करके हम उसको पा लेते हैं। क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? ठीक है, लस्ट्रस का मतलब होता है भाई शाइनी, ठीक है, चमकदार। तो इसमें से अब एक बात बताऊं, ये क्यों क्वेश्चन डाला है? लस्ट्रस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, मगर सर यहां तो नॉन मेटल पूछ लिया है, तो अब नॉन मेटल कौन सा चमकदार है? ठीक है, एक आयोडीन है, और चलो ठीक है, यहां पर आंसर तो मैंने आयोडीन लगा दिया, मगर एक ना सब्स्टिट्यूट के लिए लिख लेना,
ग्रेफाइट भी है। ग्रेफाइट खैर एलोट्रोप है, अभी अपन आगे स्टडी करेंगे, मगर एक ग्रेफाइट भी है। आयोडीन है, याद रखना, आयोडीन और ग्रेफाइट, दो ऐसे नॉन मेटल जो कि चमकदार है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अरे सर अभी तो बताया, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड, क्या बढ़िया है। पहली बात तो एसिडिक ऑक्साइड पता क्या होता है? एसिडिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होता है, एसिडिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होता है, कोई भी एक ऑक्साइड है, जब आप उसको वाटर में मिलाओगे और वो यदि एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड, समझे? मेटेलिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब कैसे, देखो मैं आपको बताऊं कैसे। जैसे मैंने बोला कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसको वाटर में मिलाओगे ना तो यहाँ पर कार्बोनिक एसिड कुछ ऐसा करके बनेगा, एसिड बनेगा, ठीक है। जैसे आपने SO2 मिलाया वाटर में, ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा सल्फोनेट करके कुछ एसिड है, सल्फोनेट एसिड। अब आपने SO3 मिलाया प्लस H2O, तो पता क्या बनता है? H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे करके PO4 है ना, तो ऐसे करके, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? CO2। क्लियर है? बिल्कुल सर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 12, ठीक है। तो खटाक से देख लो, एटॉमिक नंबर 12 किसका है? सर एटॉमिक नंबर 12 होता है मैग्नीशियम का। मैं सही बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करना होता है ना, तो एक ऑप्शन मैग्नीशियम लगा दे रहा हूँ, और माँ कसम पता है कुछ बच्चे इतने मूर्ख हैं, ठीक है, जल्दबाजी में वो मैग्नीशियम लगा देंगे, पूरा भी नहीं पढ़ेंगे। भाई वो एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 12 है, ठीक है, चलो ठीक है। सर कैसे निकाला? हा ही ली बी बाका नाओ फानीना मग, अब मैं देखूंगा मग 12 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू एक्स, एक्स से कौन सी गैस नियरेस्ट है? तो हा ही ली बी बाका ना ओ फा नी ना मग अल सी, तो एक बात बताओ, नी से नियॉन, ना से सोडियम, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम से नज़दीक नियॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। और जितने भी आप देखना जिसके भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे पूरा फुलफिल हो रहा है ना, जैसे 2 और 8 ये फुलफिल है, ये ना मोस्टली नोबल मतलब इनर्ट गैस है, ठीक है। आपकी हीलियम भी है, आपकी आर्गन भी है, नियॉन भी है, क्रिप्टॉन भी है, ये सारी की सारी है, ये सारी की सारी आपकी इनर्ट गैसेज है। मगर नियरेस्ट टू एक्स मतलब नियरेस्ट टू मैग्नीशियम कौन सी है? मैग्नीशियम के पास तो सर ये नियॉन है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया? सवाल मतलब लेवल आप देख रहे हो, पूरा दिमाग के खिड़की खोल दी है सवाल ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस इन विच आ कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। एक बहुत ही प्यारी चीज पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, सुनना मेरी बात। दो प्रकार के ओर होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के ओर। देखो जो मीडियम रिएक्टिविटी, देखो 3 प्रकार की रिएक्टिविटी वाले मेटल है। मेटल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, एक हाई, ठीक है, एक हाई, एक मीडियम, ठीक है, और एक लो, ठीक है। तो जो मीडियम वाले हैं ना, ये 2 प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है। एक इनका ओर कौन सा होता है? एक होता है सल्फाइड ओर और एक होता है कार्बोनेट। एक कार्बोनेट वाला और एक सल्फाइड वाला, 2 प्रकार के ओर पाए जाते हैं, ठीक है, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर। अब मेरी बात सुनो, इस कार्बोनेट ओर सबसे पहला जो सॉर्टेड फॉर्म है, यदि तुमको कोई भी मेटल को, अब तुमको तो यार कार्बोनेट ओर है, अब भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कैल्शियम कार्बोनेट है, मेरे को इसमें से कैल्शियम चाहिए, क्या करूंगा? मैं, मेरे पास सल्फाइड ओर है, मतलब मेरे पास ZnS है, मतलब जिंक सल्फाइड है मेरे पास, ठीक है। मैं क्या करूंगा? मेरे को जिंक, सबसे पहला जो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा ना, वो मैं पता क्या करूंगा? मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि भाई इसको इसके ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज कर, इसको इसके ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज कर। तो एक कार्बोनेट ओर को उसके ऑक्साइड में चेंज करने की प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिनेशन। क्या कहा जाता है? कैल्सिनेशन। दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। और एक सल्फाइड ओर को उसके ऑक्साइड में चेंज करने को क्या बोलते हैं? रोस्टिंग, ठीक है।
और रोस्टिंग करना तो आप सभी को पता है, उड़ाना, और उड़ाई जाती है सभी के प्रेजेंस में। तो रोस्टिंग हमेशा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की जाती है, ठीक है। मगर हमसे यहाँ पर कार्बोनेट और ये जो है यहाँ पर क्या रहती है, एब्सेंट। तो याद भी मैंने करवा दिया, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कैल्सिनेशन। और बढ़िया तरीके से यदि आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर देखो, ये है, दिखा देता हूँ आपको। हाँ, कहाँ गया, ये देखिए, ठीक है। ये मीडियम रिएक्टिविटी है, ये सल्फाइड और ये कार्बोनेट और, ठीक है। ये रोस्टिंग, ये कैल्सिनेशन, प्रेजेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ पर ये ऑक्साइड बना, ये ऑक्साइड बना, और ये रिडक्शन हो गया। इसकी केमिकल रिएक्शन आप ये देख सकते हो। इट इज द प्रोसेस इन विच अ सल्फाइड और इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ये ZnS से रोस्ट हो गई है, और बाकी कार्बोनेट की है ZnCO3 कैल्साइड, ये इसका ऑक्साइड बना, दोनों जगह यहाँ पर ऑक्साइड। मगर एक बात याद रखना, गैस पूछ सकता है कैल्सिनेशन में कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कैल्सिनेशन में हमेशा ये थोड़ा, ठीक है, कैल्सिनेशन में यहाँ पर जो गैस निकलेगी, ठीक है, वो निकलेगी CO2, और रोस्टिंग सल्फोनेट की जाती है ना, तो यहाँ पर SO2, ये गैस रिलीज होगी। पहले ही मैंने बता दिया, क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, मतलब बीच वाले, लाइक जिंक, आयरन, निकल, टिन, कॉपर, आर रिड्यूस्ड बाय। इनको कैसे रिड्यूस करेंगे, अब देखो, रिड्यूस का मतलब पता क्या होता है भाई, तेरे को ऑक्साइड तो मिल गया, ठीक है। जैसे तूने देखो, मैं यहाँ पर नीचे लिखकर बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या था, जिंक था, ठीक है। तो आपके पास ZnS था, आपने क्या करा, इस ZnS को हीट करा, आपने हीट करा। अब सल्फाइड को रोस्टिंग प्रेजेंस में की जाती है सल्फाइड के, तो O2 क्या बनेगा सर, ZnO बनेगा प्लस SO2 निकलेगी। अब ये जो ZnO निकला है, इसको यहाँ लेकर आओ, ZnO। अब इस ZnO से आगे हम जिंक कैसे ले, तो कुछ मत करो, कार्बन का इस्तेमाल करो। ये कार्बन अलग हो जाएगा और Zn अलग हो जाएगा, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक, ठीक है, यूज करा। तो कार्बन को एज आपने रिड्यूसिंग एजेंट यूज करा। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एक मेरा टॉपिक, ठीक है, मॉर्निंग में एक सेशन डलेगा, ठीक है, समथिंग अराउंड आप मानकर चलो 20 मिनट का, ठीक है, 20 मिनट का सेशन डलेगा। और 20 मिनट के सेशन में मैं आपको बताऊं क्या पढ़ाऊंगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ये सारा मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इन थर्माइट वेल्डिंग आ मिक्सचर ऑफ, थर्माइट वेल्डिंग मैं आपको बता देता हूँ भाई, ठीक है, थर्माइट वेल्डिंग बता देता हूँ, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। देखो आपको ये रेल की पटरी दिख रही है, बिल्कुल सर रेल की पटरी दिख रही है। ये जो रेल की पटरी है ना, यदि मानो कि यहाँ पर क्या एक फ्रैक्चर आ जाए, ठीक है, मतलब कुछ भी ब्रेक हो जाए, मानकर चलो यहाँ पर हल्का सा ब्रेकेज आ जाए, और हमारा सिस्टम रेलवे का इतना स्ट्रांग है, इतने लोग मेहनत करते हैं कि उनको तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वो उनको इसको क्योर करना पड़ेगा। तो जैसे लोहा को लोहा काटता है, उसी तरीके से लोहा को लोहा जोड़ता है। आपने देखा होगा, यदि लोहे को ज्वाइन करना पड़ता है तो लोहे की वेल्डिंग करी जाती है, वेल्डिंग करता है ना, तो वो इसी रिएक्शन से करता है। तो हमको लोहा पिघलाना पड़ेगा भाई वेल्डिंग करने के लिए। तो मेरी बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर क्या करेंगे, आप कुछ मत करो, आप पहले पता क्या करो, आप लो आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आयरन आपको लोहा लगाना है, मैं मान रहा हूँ आपको लोहा लगाना है, ठीक है, मैं माना, आपकी बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई तेरे को लोहा लगाना है, मगर तू क्या ले, एक आयरन ऑक्साइड ले, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड मतलब फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये लिया। इस Fe2O3 के साथ तुम एल्यूमिनियम पाउडर लो, Al। यहाँ पर क्या है, Al इज नथिंग बट योर एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है, एल्यूमिनियम पाउडर, ठीक है, एल्यूमिनियम पाउडर। अब एक बात बताओ, सुनना मेरी बात ध्यान से, एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है इससे, आयरन से, तो ये क्या बना लेगा, Al2O3 बना लेगा, बिल्कुल Al2O3 बना लेगा, और साथ में अलग यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा Fe, और ये Fe होगा मोल्टन फॉर्म में, और जो आयरन बना ना मोल्टन फॉर्म में, इसको ले जाकर चिपका दो कहाँ पर, रेलवे ट्रैक पर, और इससे जो रेलवे ट्रैक है वो क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। इस रिएक्शन को, पूरी की पूरी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन, थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन। खुश, समझ में आया, पूरी क्लियर है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपनी कॉपी में भी ऐसे करके डाल सकते हो, ठीक है।
क्लियर है, हीट प्रोड्यूस होती है। सर मज़ा आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है भाई, क्या बनेगा? तो आप मिक्सचर काय का लेते हो यार? आप आयरन ऑक्साइड का लेते हो और फेरिक ऑक्साइड लेते हैं, फेरस नहीं लेते हैं, ठीक है, क्लोराइड भी नहीं, विद एल्यूमिनियम पाउडर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है और इवॉल्व हो रही है। तो दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो सिर्फ एक क्वेश्चन से पूरा गर्दा उड़ा दिया थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन का, ठीक है। समझ में आया सभी को? बिल्कुल सर समझ में आ गया। लेट मी हैव अ फ्यू सिप्स ऑफ टी। NDA 2 2026 की ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ ना, ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। ये जो मार्केट बना कर रखा है ना अकेडमी और कंपनी ने, ठीक है, नहीं पूरा सिस्टम हिला दिया ना, तो मेरा नाम कपिल गौर नहीं, और जो तुमने मेरा नाम रखा है कपिल भैया, सही बता रहा हूँ। इतना गंदा क्लैश, मतलब जो रियल चीज़ है ना, जितनी भी अभी बैच में डीमेरिट आ रही थी, वो सारी डीमेरिट को देखते हुए, सबको क्रॉस करते हुए एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन करी है। और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ बच्चों से, स्टूडेंट्स नो माई रियलिटी। बट सुनना मेरी बात, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, दोज हु आर थिंकिंग अबाउट NDA 2 2026, ठीक है, और वही स्टूडेंट NDA 1 2026 अभी 10-12 दिन बाद उनका पेपर है, वो पेपर भी देने जाएंगे, एंड दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट उसके बाद वाले अटेम्प्ट के बारे में। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है, मैं एज एन एजुकेटर, ठीक है, मैं एज एन एजुकेटर आपको हमेशा यही कहूँगा कि जितना आपके हाथ में है, ठीक है, उसमें अपना बेस्ट दो। जितना आपके हाथ में है उतना अपना बेस्ट दो, ठीक है, और अपने दिमाग में ऐसा क्लैरिटी रखना, ठीक है, होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो अपनी पूरी एनर्जी आगे लगा देंगे। मगर मेरी बात याद रखना, जब तुम एनर्जी आगे लगाने जाओगे ना, तब तुम ज़्यादा खुश तब होगे, ज़्यादा सेटिस्फाइड खुद से तब होगे, जब तुमने प्रीवियस अटेम्प्ट में अपना 100% दिया होगा। दिस इज द रियलिटी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम, अरे रस्टिंग, ये क्या है यार, सॉरी यार, ये रस्टिंग लिखा गया, ठीक है, ये कुछ उल्टा सीधा लिखा गया, रुको यहाँ पर मेरे को लिखने दो। रस्टिंग है वो कोरोजन वाली, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है सर? गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी मेथड है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एक बहुत ही प्यारा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, याद करने का, खुश हो जाओगे भाई, ठीक है, यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी, ठीक है। पहली बात तो कोरोजन क्या होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। कोई भी मेटल है, ठीक है, जो बाहर अपने मेटल वगैरह पड़े रहते हैं ना, उसमें हवा, पानी, मॉइस्चर, नमी से उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, ठीक है, और वो फिर दिक्कत करती है। फॉर एग्जाम्पल इसी को कोरोजन कहा जाता है। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाना, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कोटिंग बन जाना, ये सारी की सारी। तो अब मेरी बात सुनो, मैं आपको क्वेश्चन, और ये प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसे पूछा हुआ है कि स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए रस्टिंग से एक थिन लेयर, ठीक है, एक किस मेटल की उसके ऊपर लगाई जाती है। तो यहाँ पर देखो, सो इट्स हर ओनर इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम एक्सेस एयर एंड मॉइस्चर। कैसे? प्रॉपर, ये यहाँ पर देख रहे हो आप, केयर करी जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैम्परिंग, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर रुमाल, इसको कौन सा रुमाल बोलते हैं यार? माइक्रोफाइबर, ठीक है, उसको दिया जा रहा है, प्रॉपर बिठाना है। और ये लड़के, ठीक है, इसके ऊपर कर दी कोटिंग, डोगेश, ठीक है, ये है डोगेश। हिज ओनर इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम एक्सेस एयर एंड मॉइस्चर। भाई डोगेश को बना दिया टाइगर, ठीक है, सस्ता टाइगर। ठीक है, टाइगर, डोगेश। डोगेश पता डोगेश क्या बोल रहा है? चीता ही कह दे। ठीक है, तो ये होती कोटिंग। और ये कोटिंग पता काई की करी? यहाँ तो कालोच पोत दिया है, ठीक है, पेंट पोत दिया है, वैसे होती जिंक की है। किसकी? जिंक की।
तो यहाँ पर याद रखना, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी जिंक इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड प्रोटेक्टिंग कौन सी लेयर की, इसको हो जाएगा जिंक, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, जिंक। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है नीचे, ये बहुत अच्छा है। जैसे लोहे में जंग लग रही है तो सभी लोग को पता है फेरिक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, समझ में आ रहा है। लोहे में जंग लग रहा मतलब कि Fe2O3 बन गया, Fe2O3, ये इससे क्या, ये कोरोजन है, रस्टिंग है, इसको आपने बोल दिया। मगर एक बात बताओ, चांदी में ऊपर लेयर बन रही है तो वो काहे की होगी? बच्चे क्या कर देते हैं, सिल्वर ऑक्साइड की होगी। याद रखना बच्चे, सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिल्वर हैज नथिंग टू डू विद द सिल्वर ऑक्साइड, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेयर बन जाती है सिल्वर सल्फाइड के। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, दिमाग में रखना। अब इस कोरोजन को बचाने के चक्कर में आप क्या क्या कर सकते हैं, एक तो गैल्वेनाइजेशन मैंने बताया। पता है गैल्वेनाइजेशन में एक बात याद रखना, एक बहुत ही प्यारी बात है, ठीक है, मतलब मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन है, मतलब वन टाइम सोल्यूशन है ये। यदि जो गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल है, ठीक है, इसकी यदि कोटिंग टूट भी जाएगी ना, तब भी वो रस्टिंग से प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्टेड अगेन इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। तो वन टाइम सोल्यूशन है ये इसका। अलॉय बना सकते हैं, अलॉय के बारे में अब भी अपन पढ़ेंगे, अलॉय, ठीक है। अलॉय कैसे, जैसे एक मेटल में दूसरा मेटल मिला दिया, एक मेटल में दूसरा नॉन मेटल मिला दिया। ग्रीजिंग और ऑयलिंग, ठीक है, आपने देखा होगा जब आप साइकिल चलाते थे, आप उसकी साइकिल की चेन में ग्रीजिंग और ऑयलिंग इसलिए करते थे ताकि उसमें जंग ना लगे, ताकि जो एयर और मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में ना आ पाए। फिर आता है टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग, ये भी आ सकता है, ठीक है। टिन प्लेटिंग और क्रोमियम, ये टिन और क्रोमियम ऐसे मेटल है, ठीक है, दीज आर ऐसे मेटल विच आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ठीक है, कोरोजन से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, मतलब कोरोजन बेसिकली नहीं होने देते हैं। तो जब एक पतली लेयर टिन मेटल की डिपॉजिट कर दी जाएगी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड है, उसके थ्रू कर दिया जाता है, देन आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन ये भी है कि हीटिंग, ये देख लो अलॉय का ही है कि हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज यूजुअली मेड अप ऑफ। जो इलेक्ट्रिक आयरन है ना, आयरन मतलब प्रेस जो होती है वो कैसे से बनती है, ये बनती है नाइक्रोम से। Ni फॉर निकल, ठीक है, एंड क्रोम फॉर क्रोमियम, याद रखना, क्रोम फॉर क्रोमियम और Ni फॉर निकल, कीप इन माइंड। दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट इन स्टेनलेस स्टील, ठीक है, इसमें से कौन सा है जिसका एसेंशियल कंपोनेंट स्टेनलेस स्टील में नहीं है, मतलब मेटल नहीं है, मतलब समझ रहे हो, ऐसी चीज Which one of the following metal is not an essential component in stainless steel? मतलब स्टेनलेस स्टील अलग अलग चीजों से मिलकर बन रहा है, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि स्टेनलेस स्टील में नहीं होती है? आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है, टिन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। याद रखना, जो स्टेनलेस स्टील आपके घर में लगती है ना, उसमें इतनी सारी चीज होती है, आयरन, निकल, क्रोमियम। और यदि तुमसे ऐसा पूछ लेना कि उसमें नाइक्रोम होता है कि नहीं, तो बोल देना हाँ भैया होता है, क्योंकि नाइक्रोम निकल और क्रोमियम से मिलकर बनता है, अभी मैंने बताया। यहां पर ये क्वेश्चन देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कंटेन्स अ नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इस अब देखो क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो, क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि ब्रास जो अलॉय है वो काय से मिलकर बनता है, वो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा अलॉय है जिसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट नॉन मेटल है। तो पहली बात तो तुमको ये पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये है, जैसे आपको दिख रहा है ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज काय का अलॉय है। तो मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूं, मेरी बात याद रखना, समझो, ठीक है। जैसे ब्रॉन्ज है, ठीक है, ब्रॉन्ज है तो ब्रो पहले आया, ठीक है, और उसके बाद ब्रोंज। अब तुम्हारे चाचा का लड़का है, वो भी तुम्हारा भाई है एक तरीके से, ठीक है, जब तक मतभेद नहीं होता तब तक तो भाई है ना, ठीक है, बिल्कुल भाई है भाई, ठीक है, ब्रो। तो चाचा का लड़का भाई है, तो वो चाचा का लड़का एक्चुअली में है क्या, कजन, ठीक है वो कजन। तो कजन को कैसे लिखेंगे व्हाट्सएप लैंग्वेज में, CUZN, ऐसे ही लिखेंगे कजन को भाई, ऐसे ही लिखेंगे ना, CUZN, है ना, ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे सर। कजन की स्पेलिंग क्या है, हाँ, कजन की स्पेलिंग क्या है, COUSIN, तो एस आता है ना, तो कजन ऐसे लिखेंगे CUSN, ये कजन हो गया, ठीक है, कजन एस आएगा। तो CU मतलब कॉपर और SN मतलब टिन, तो CU और SN, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, याद रखना, ठीक है। एक ब्रॉन्ज हो गया। अब आता है ब्रास। अब जैसे ही आप ये ब्रास को बोलोगे ना,
तो ब्रास कैसा प्रोनाउंस कर रहा है? ब्रास। जल्दी से बोलोगे तो बिकज, ठीक है, बिकज। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे रिलेटेड है? बिकज। और बिकज व्हाट्सएप लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे कर दो, सी यू से सी यू और जेड से जिंक, बात खत्म। ब्रास भी याद हो गया। अब आखिरी में बचा क्या? सोल्डर, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि एक सोल्जर लेटे पड़े हैं, ठीक है, लेटे। तो लेटे मतलब लेटा, LETA, है ना। ले से लेड, टा से टिन, लेड और टिन, तो PB और SN इसके एग्जाम ऑप्शन नंबर C इसका, ठीक है भाई। यही हमारा तरीका है और इसलिए आप आते हो हमारे पास, ठीक है। यहां पर देखिए, ये ब्रास अमलगम, याद रखना अमलगम ऐसा अलॉय है जिसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट मरकरी होता है। जर्मन सिल्वर में नेताजी याद कर लेना, ने से निकल, TA से मतलब तांबा मतलब कॉपर, G से जिंक। सोल्डर तो बता दिया। रोल्ड गोल्ड जो है इसे कोल याद कर लेना, है ना। कॉपर से CU, रोल्ड गोल्ड कभी भी आए तो क्या याद कर लेना? कोल। और एल्यूमिनियम। गन मेटल जो है, गन मेटल ऐसे जैकेट याद कर लो, J से ये ZN, C से कॉपर और T से टिन, बात खत्म। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, बहुत तेजी से क्लियर है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन यहाँ नहीं बैठ रहा है फिट, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एन एलिमेंट X इज सॉफ्ट एंड दैट कैन बी कट विद नाइफ। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि कौन सा एलिमेंट नाइफ से कट हो सकता है, दो ही है भाई, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है। एंड दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर, इट विगरसली रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? इसको रखा जाता है केरोसिन ऑयल में, केरोसिन ऑयल में, ठीक है। तो आंसर B समझ में आ गया सर। रिएक्शन बिटवीन X एंड Y फॉर्म्स कंपाउंड Z, ठीक है। X और Y के बीच में रिएक्शन हुआ, इन्होंने बनाया Z। X लूज कर रहा है और Y गेन कर रहा है। भाई एक बात बताओ, ये X लूज कर रहा है, Y गेन कर रहा है, लूज और गेन होते हैं तो क्या बनता है? लूज और गेन होता है तो क्या बनता है? लूज और गेन होता है, शेयरिंग नहीं हो रही तो बनता है आयनिक कंपाउंड, आइकॉनिक, है ना, आइकॉनिक। और इनका भाई, इनको इजीली नहीं तोड़ सकते हो, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई रहेगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इज नॉट शोन बाय Z। तो ये तो तुमको पता चल गया कि भाई ये एक आयनिक है, ठीक है। तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, तो हमको बताना है नॉट शोन, तो लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, ठीक है। तो इससे एक चीज क्या पता चल गई? आयनिक कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, बिल्कुल। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल। ये दे अकर एज सॉलिड, बिल्कुल। तो ये आप समझ रहे हो, मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अरे भाई सुनो यार, ठीक है, एक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। माना कि आपका पेपर नजदीक है, ठीक है, मगर यार पेपर क्या, दुनिया की कोई चीज भी आ जाए ना, तब भी अपने ऊपर से जो इंजॉयमेंट वाला एस्पेक्ट है वो कभी भी छूटना नहीं चाहिए। हमेशा मजे हमेशा चलते रहने दिया करो, खूब मेहनत करो, ठीक है, बेइंतहा मेहनत करो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मगर खुश रहते रहते, खुश रहना। क्योंकि मैंने देखा है यार, मैंने देखा है जब ये वाला जो एलिमेंट है, इंग्रेडिएंट है ना, खुशी, हैप्पीनेस, हमारी लाइफ से जाने लगता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। और हैप्पीनेस का सबसे बढ़िया सोर्स दोस्त, ठीक है, दोस्त, बढ़िया भाई, दोस्तों से बात करो, अपने भाइयों से बात करो, इट विल गिव यू प्लेजर यार, मज़ा आ जाता है भाई। मैं भी दोस्तों के बीच में रहता हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ इन लोगों के बीच में, ठीक है, बहुत खुश रहता हूँ। और मेरी तमन्ना यही है कि ज़िंदगी में कहीं पर भी पहुँच जाऊँ, इन लोगों से मैं मिलता जुलता रहूँ, इनसे कनेक्शन बनाए रखूँ। तो हमेशा थोड़ा समय निकाला करो, थोड़ा समय। दोस्त नहीं है अच्छे, अब कुछ बच्चे हैं जो बोलेंगे हमारे दोस्त नहीं है, अरे तो पापा के पास जाओ यार, ठीक है, पापा को दोस्त बनाओ। अब ये नहीं कि पापा से बोल रहे अरे पापा गले में हाथ डाल लिया, अब तो दोस्त हो मेरे, है ना, ये लो पापा, पापा ने उठाया लट और मार रहे हैं, ये भी नहीं करना है। रिस्पेक्टफुली पापा का दोस्त बनना मतलब उनका एक्सपीरियंस लेना। हाँ पापा, स्कूल में क्या होता था, स्कूल में कैसा क्या कोई मस्ती वगैरह करी आपने, बिल्कुल बताएंगे वो। मम्मी से बात करो, घर दादाजी दादी से बात करो, कितना बढ़िया सोर्स है। चाचा चाची से बात करो, भाइयों से बात करो, एंटरटेनमेंट का सोर्स है यार, ठीक है, हैप्पीनेस मिलेगी, सुकून मिलेगा, ठीक है, बॉन्डिंग इंप्रूव होगी, समझ रहे हो। सो दैट्स एग्जैक्टली यू हैव टू डू। आगे बढ़ते हैं। अमलगम इज एन अलॉय ऑफ, अमलगम तो अमल कोई भी अलॉय है, ठीक है,
जिसका एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मरकुरी है, ठीक है, तो उसको अमलगम बोलोगे, ठीक है, उसको आप अमलगम बोलोगे। यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन, जो कॉपर है ना भाई, देखो एक देखो चलो करो, कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग, अपन ने कोरोजन पढ़ा था, ठीक है। तो आयरन क्या करता है, सुनना, आयरन क्या बनाता है, Fe2O3, ठीक है, मतलब आयरन ऑक्साइड की लेयर, मतलब आयरन ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। सिल्वर क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, ठीक है। अब कॉपर का भी पूछ लेगा, तीनों समझ रहे हो। कॉपर क्या करता है, कॉपर का सीन बच्चे पता कॉपर का क्या है, शॉक हो जाओगे, ठीक है। कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन, कॉपर ऑब्जेक्ट जब अपनी शाइनिंग लूज कर देते हैं ना, तो वो ग्रीन कोटिंग बना लेते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और एक क्वेश्चन, ठीक है, प्रेडिक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, उतना कंफर्म नहीं हो, पूछ सकता है, ठीक है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड पैटिना, PATINA। कैसे याद करोगे, प्लेटिना गाड़ी है, प्लेटिना गाड़ी है, बजाज प्लेटिना, वैसे करके याद कर लो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन काय के ऊपर है, कार्बन ने कंपाउंड, कितना समय हो गया सेशन को, 51 मिनट। तो मेरे को एक काम करो, थोड़ा सा समय दो, आप सभी के बेनिफिट के लिए मैं थोड़ा सा आपको मेटल एंड नॉन मेटल का इंपॉर्टेंट पार्ट बता दे रहा हूँ, याद करवा दे रहा हूँ। तो जैसे हमने मीडियम रिएक्टिविटी देखी है ना, यहाँ पर सेम यहाँ पर लो रिएक्टिविटी भी है। लो रिएक्टिविटी में क्या होता है, सल्फाइड ओर पाए जाते हैं। अब सल्फाइड ओर है तो जैसे सल्फाइड ओर को यहाँ पर रोस्टिंग करी, यहाँ पर रोस्टिंग करी, फिर मेटल मिला, फिर रिफाइनिंग करी। तो देखो कोई भी, देखो बेसिक ऑब्जेक्टिव भाई, तेरे को क्या है, मैंने तेरे को दे दिया, मैंने आपको दिए गेहूं, है ना, मैंने गेहूं दी है। अब गेहूं से तेरे को क्या बनाना है, गेहूं से तेरे को आटा बनाना है, तो उसके लिए कई सारी प्रोसेस होंगी ना। तो अब मैंने आपको फॉर एग्जांपल एक मेटल दे दिया, आप क्या करोगे, ये कोई भी एक मेटल का ओर है, ठीक है, मेटल का ओर, ओर का मतलब होता है खदान। सबसे पहले आप उस ऑब्जेक्टिव रहेगा उसके ऑक्साइड में चेंज करो, ऑक्साइड में चेंज हुआ तो फिर उसको रिड्यूस करो, रिडक्शन प्रोसेस करो, और रिडक्शन करने के बाद उसको प्यूरिफाई करो, ठीक है, प्यूरिफाई करो, रिफाइनिंग करो, ठीक है, ये प्रोसेस है। अब इसको ऑक्साइड में चेंज करने के लिए इसकी प्रोसेस डिपेंड करेगा कि वो कैसा है। यदि कार्बोनेट ओर है और सल्फाइड ओर मीडियम रिएक्टिविटी, तो ये कैल्शिनेशन, ये रोस्टिंग। यदि सल्फाइड ओर है, लो है, तो आप यहाँ पर रोस्टिंग करोगे। सर मजा आ गया, सुकून मिल गया। इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, यहाँ पर देखो, ठीक है, HgO मरकरिक ऑक्साइड, ठीक है, हीट करा, क्या बनाया, मरकरी और ऑक्साइड बनाया। ये किस स्टेट में होंगे, किस स्टेट में होंगे, ये वाला है, ये सॉलिड है, Hg जो हीट करके बना, ये मॉल्टन फॉर्म में बनेगा, लिक्विड, और ये तो गैस होगी, तो सॉलिड लिक्विड गैस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। एक चीज और खतरनाक मेरे को बतानी है आप सभी को, बहुत खतरनाक, ठीक है, रुकना 1 मिनट, यहीं कहीं होगी, सिनेबार बताना है। ये देखो, अब जैसे मैंने तुमको क्या बताया, ठीक है, मैंने तुमको क्या बताया, 2 और बताए, एक कौन से बताए, एक बताया मैंने कार्बोनेट और, एक कार्बोनेट, ठीक है, और एक सल्फाइड बताए, ठीक है। तो इनके ना कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि अपने दिमाग में बैठा लो, बैठा लो, बैठा लो, बैठा लो, बैठा ले, ठीक है। सुन, कौन कौन से, ये दो, ये दो, कौन से, सिनेबार, HgS, ठीक है, ये और है मरकरी का, मरकरी मतलब मरकरिक सल्फाइड। इसको हीट, अब सल्फाइड को तुमने हीट करोगे, रोस्टिंग करोगे, हीट करा तो पहले तेरे को इसका ऑक्साइड मिला और फिर सल्फर डाइऑक्साइड। अब तुम पता कैसे इसको, अब सिनेबार को तुमको, सिनेबार से तुमको मरकरी मिलेगा, तो पहले तुमको क्या करना है, पहले तुमने इसको आग लगाई, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, आपको क्या मिला, मरकरिक ऑक्साइड। सर ये तो याद है हमको। अब कुछ मत करो, इसको और फर्दर हीट कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, मरकरी मिल जाएगा। बट ये चीज मेरी जान कॉपर ग्लैंस में नहीं है, ठीक है, कॉपर ग्लैंस में ये चीज नहीं है। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, जब तू इसको हवा में हीट करेगा ना, इट इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड, वो आधा ही ऑक्सीडाइज होगा, और क्या बना तेरा, ये बना Cu2O, ये आधा ही ऑक्सीडाइज हुआ। फिर पता क्या करना, तो वो आधा ही ऑक्सीडाइज हुआ ना, तो तुमने एक काम करा कि जितना बना कॉपर ऑक्साइड उसको तो यहां ले आओ, और जो आधा अधूरा ऑक्सीडाइज्ड है उसको उठाकर यहां लेकर आ जाओ। अब इनको कर लो और अब बन जाएगा कॉपर। समझ में आया? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट रिएक्ट विद रिमेनिंग कॉपर ग्लैंस, ये आपको कॉपर मेटल दे देगा। क्लियर है सर? बिल्कुल सर क्लियर है। तो यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट।
तो कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके मीडियम रिएक्टिविटी वालों को अपन यूज कर रहे हैं, तो मीडियम रिएक्टिविटी में जिंक आएगा। ठीक है, ये देखो ये एग्जाम्पल नीचे लिखा है, ये जिंक ऑक्साइड है, उसमें कोक कार्बन का इस्तेमाल करा। ठीक है, क्लियर है। और अब मेरे को और बेहद जरूरी चीज क्या बतानी, ये बतानी है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बोल रहा है, 3 मेरा, नाइट्रिक एसिड 1 तेरा। नाइट्रिक एसिड को 1 क्यों दे रहा है भाई, नाइट्रिक एसिड पहले से ही अमीर है। मैंने तुमको एक चीज बताई थी, ठीक है, समझो मेरी बात। यहां पर ये अक्षय कुमार नहीं है भाई, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, और यहां पर ये नाइट्रिक एसिड है, 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, 1 नाइट्रिक एसिड का। वाई, नाइट्रिक एसिड पहले से ही पावरफुल है। मैंने आप सभी को एक बात बताई थी कि जो गोल्डस्मिथ है, सुनार है, वो क्लीन करने के लिए किस एसिड का यूज करते हैं, तो वहां पर आंसर क्या लिखा था हमने, नाइट्रिक एसिड। मगर ये एक्चुअली में यूज करते एक मिक्सचर को जिसका नाम है एक्वारेजिया, और ये एक्वारेजिया मिलकर बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोपोर्शन होता है 3 और नाइट्रिक एसिड का 1, दैट मींस 3:1। समझ रहा है, ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है। सो इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ, कंसंट्रेटेड है दोनों, डिल्यूटेड नहीं है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3:1। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्पेलिंग बड़ी है तो इसलिए 3 और नाइट्रिक एसिड 1। ठीक है, तो इवन ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है, अकेला कोई भी नहीं करेगा, दोनों का मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होगी। हाईली कोरोसिव है, फ्यूमिंग है, कोरोसिव मतलब खुरदुरा कर देता है भाई। क्लियर है, बिल्कुल सर। अब मेरी बात सुनो, एक बात बता रहा हूं तुमको, कभी भी आपने देखा होगा मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है, बताया है, कितनी बार बता दिया यार, कोई भी एसिड है, एसिड बेस इन सॉल्ट पढ़ा रहा था, मेटल है, फॉर एग्जांपल Na, और मेटल की रिएक्शन आपने HCl के साथ कराई, तो क्या बनेगा सर, सॉल्ट बनेगा NaCl, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मगर एक बात बताऊं तेरे को, एक बात बताऊं, एक बहुत ही प्यारी बात बताना चाहूंगा आपको। क्या क्या क्या, नाइट्रिक एसिड पता क्या बोल रहा है, जैसे पुनीत ने बोला था ना, बिग बॉस तू अपना शो रख ले, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूं। ऐसा क्यों बोला भाई ने, पता है, ये बिग बॉस नहीं है, बिग बॉस की जगह करो केमिस्ट्री। ठीक है, तू अपना शो रख ले, नहीं होता है शो नहीं, तू अपना H2 रख ले, मैं अपना क्या रखूंगा पता, मैं अपना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर रख लेता हूं। पता क्या होता है, अब नाइट्रिक एसिड है ना, ये नाइट्रिक एसिड, सुनना मेरी बात, कोई भी मेटल है ना, कोई भी मेटल है ना, फॉर एग्जांपल तुम कोई भी मेटल ले लो, ठीक है, एक मेटल है, उस मेटल को तुमने रिएक्ट कर दिया HNO3 के साथ, है ना, तो यहां पर सॉल्ट बनेगा, वो तो ठीक है, मगर सुनना मेरी बात ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली, सॉल्ट के साथ H2 नहीं बनेगा, इसका इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो इसकी वजह से ये यहां लगा देगा O, तो ये बन जाएगा वाटर। समझे, तो याद रखना, ठीक है, जो अभी मैंने बताया, ठीक है, एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड, सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं, मगर एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, बट ये देखो, मैग्नीशियम और मैग्नीज वी आर डिफरेंट, यहां पर झुककर चलना पड़ेगा भाई। ठीक है, हमारे से ये मस्ती मत कर देना, ठीक है हमारे से मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसे हैं कि मैग्नीशियम के साथ यदि HNO3 भी रिएक्ट करेगा ना, तो यहां पर सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन ही निकलेगी, यहां मस्ती नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है, तो वही चीज यहां पर है, देख रहे हो, यहां पर वही चीज यहां पर नीचे लिखी हुई है, सब एकदम। देखो क्या करा, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये क्या करता है, जो H2 प्रोड्यूस हुई है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद कोई सा भी नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा, खुद कोई सा भी, जैसे NO2, N2O, कुछ एक्सेप्शनल केस है Mn और Mg, जो कि ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक है, एक चीज छोटी सी और देख लो, बस एक छोटी सी, है ना, यदि अपन वाटर की रिएक्शन के साथ बोलते हैं ना कि मेटल की कैसे, देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम ये तीनों की तीनों कोल्ड वाटर से रिएक्ट होंगे। ठीक है, कोल्ड वाटर, मगर पोटेशियम और सोडियम की जो रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ है ये हाईली एक्सोथर्मिक है। ठीक है, कैल्शियम का सीन पता कैसा है, कैल्शियम का सीन ऐसा है, ये भाई शराब नहीं है, ये शिनचैन का जूस है। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ना ऐसे, ये ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो एक्चुअली में आप एक तरीके से कैल्शियम मान लो, बुलबुले जो निकल रहे हैं ना, बबल्स ऊपर निकल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बबल्स ऊपर जा रहे हैं,
एक मिनट यार, ठीक है। देखो, ऐसा लगता है कि बबल्स ऊपर जा रही है, एक्चुअली में पता क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ ऐसा है कि द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद कोल्ड वाटर इज लेस वायलेंट। जो हीट इवॉल्व होती है वो इतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन फायर कैच कर ले, मगर इनके साथ पोटेशियम और सोडियम, अभी मैंने बताया, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए कैरोसिन में रखा जाता है। कैल्शियम फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, क्यों? क्योंकि पता है, ऐसा लगता है कि कैल्शियम फ्लोट कर रहा है, मगर एक्चुअली में हाइड्रोजन गैस के बबल ऊपर जाते हैं और वहां पर स्टिक हो जाते हैं। और ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ में आया? मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन कोल्ड वाटर और हॉट दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, ये हॉट वाटर के साथ और ये स्टीम के साथ करेंगे, और लेड, सिल्वर, गोल्ड ये वाटर के साथ करते ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर कभी भी, अब देखो एक बढ़िया बात बता रहा हूँ, एक और क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा भाई। ऐसा है कि मेरे दोस्त से मैंने बोला भाई वो लगा ले, क्या उसकी स्किन ना फट रही है, स्किन जो है वो ड्राई हो रही है। और स्किन ड्राई क्यों होती है पता है? क्योंकि स्किन के ऊपर क्या आ जाता है, स्किन के ऊपर ऑक्सीजन जम जाती है, मतलब बिल्कुल यार, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होती है, इसलिए तो अपन मॉइस्चराइजर लगाते हैं। भाई ने पता क्या लगा, मैंने बोला, मैं उसको पता चल गया कि एल्यूमिनियम के केस में, एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसमें कोरोजन इज गुड। कोरोजन इज गुड, क्यों गुड? क्योंकि ये सिर्फ वन टाइम होता है, मतलब एक बार इसकी जो लेयर बन गई ऑक्साइड की, मतलब एक बार Al2O3 की लेयर बन गई, ये उसको फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है, आगे और ऑक्सीडेशन हो गई नहीं। तो ये भाई ने पता क्या करा, ये भाई लेकर आया मार्केट से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर, अपने फेस पर लगा लिया। ठीक है, क्रश ने कह दिया है कि स्किन ड्राई हो चुकी है, इसलिए इसने लगा लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसा 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 समय हो गया भाई। तो अब जब इसको पता चला कि भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, अब ये गया बंदी के पास, ये देखो बेबी, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर लगा दी, अब तो मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट है, और एकदम ऐसी शक्ल बनाकर चला गया। बंदी ने एक चाटा दिया कि निकल इधर से जोकर। भाई को आया गुस्सा, भाई ने इसी तकनीक का यूज करके एक बड़ी सी फैक्ट्री खोल दी, इंडस्ट्री खोल दी, और उसमें होती है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग पता क्या होती है? एनोडाइजिंग ये प्रोसेस है भाई कि एल्यूमिनियम के जितने भी आर्टिकल है, ठीक है, उन सभी के ऊपर एक ऑक्साइड की थिक लेयर, जो अपने पास यूटेंसिल आते हैं ना, बर्तन आता है एल्यूमिनियम, उनके ऊपर ऑलरेडी एक थिन लेयर बना देता है वो भाई, ताकि वो लेयर इतनी प्रोटेक्टिव है कि उस मेटल को आगे फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाए। इसमें कैसे करा जाता है? इसको एनोड में एल्यूमिनियम को लिया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लिया जाता है। फिर जो यहां से गैस निकलती है ऑक्सीजन, वो कहां रिएक्ट हो जाती है? एल्यूमिनियम से, जिससे क्या बन जाती है? Al2O3 की लेयर। अब लो, ठीक है, तो क्वेश्चन है यहां पर ऐसे पूछेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्लोट्स इन कोल्ड वाटर? तो अभी बताया कैल्शियम, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा घिसे पिटे। रिएक्टिविटी सीरीज तो ये आप बता देना भाई। अब ये रिएक्टिविटी, अब ये घटिया क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता हूँ यार, वो तो मैं आपको इतना करवा दिया, समझे? तो शिनचैन का जूस भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब बता दिया, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है ना। ये एक क्वेश्चन ये अच्छा है भाई, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? तो आंसर है कोबाल्ट। और ये याद रखना, आज ही बताया, यूट्यूब पर डला था, कोबाल्ट 60 का यूज करा जाता है कैंसर में, आयोडीन 131 का यूज करा जाता है गोइटर को ठीक करने के लिए, आर्सेनिक 74 ट्यूमर के प्रेजेंस को बताने के लिए, सोडियम 24 ब्लड क्लॉट के डिटेक्शन को। ठीक है, यहां पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड एट नॉर्मल प्रेशर? तो रूम टेम्परेचर ATM, ठीक है, और नॉर्मल प्रेशर NTM, ठीक है, कौन रहता है? तो यहाँ पर आंसर पता क्या होने वाला है, मरकरी और ब्रोमीन। ये दोनों, देखो मरकरी तो आपने देखा, आपके घर पे डॉक्टर आते होंगे और BP चेक करने के लिए, उसमें वो जो भरा रहता है ना, वो मरकरी है, तो वो लिक्विड है, और साथ में ब्रोमीन भी इसका आंसर हो जाएगा। ये घटिया सा क्वेश्चन तो नहीं करवाना भाई, ठीक है, बिल्कुल इतने क्वेश्चन हो गए, चलो बढ़िया, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हो गए। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब होगा खतरनाक वाला खेल, ठीक है, अब होगा मौत का नाच, ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड, जिससे बच्चों को डर लगता है, जिसकी रिएक्शन से बच्चों के दिमाग में, ठीक है, वॉल्केनो फूटता है। अब वो सवाल को फोड़ेंगे, लिटरली बता रहा हूँ, सवाल को फोड़ेंगे,
जितनी भी ये रिएक्शन रहती है ना, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, इथेनोइक रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सारी की सारी रिएक्शन भाई यहां पर फोड़ने वाले हो तुम लोग, ठीक है, फोड़ने वाले हो तुम लोग। चलो एक मिनट, हार मत मानना बस, ठीक है। चलो यहां पर देखो मेरी जान, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मरून क्विज की ये हाईलाइट है, मरून क्विज आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपके कपिल भैया और उनकी टीम का एक बहुत ही प्यारा सा इनिशिएटिव जहां पर जीएटी के सवाल डाले जाते हैं, आप कर सकते हो उसको ज्वाइन, ठीक है। द रिएक्शन इन विच इथेनॉल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड, मतलब इथेनॉल जो है, ठीक है, ये काय में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है इथेनोइक एसिड में। तो इथेनॉल जब इथेनोइक एसिड में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इस इथेनोइक एसिड बता दिया मैंने क्या बोलता है इसको, ठीक है, इस रिएक्शन को पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब एक सुना मेरी बात, ठीक है, जितने भी आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इथेनॉल कन्वर्ट हो रहा है इथेनोइक एसिड में, यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है कि इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है और स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बना रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया कि सोप जब बन रहा है, ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, एस्टरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर क्वेश्चन है कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक, ठीक है, एक ब्रह्मास्त्र आप सभी के सामने रख रहा हूं, ठीक है, एक ऐसी चीज आप सभी के सामने रख रहा हूं जिसको पढ़ने के बाद सारी चीजें खत्म, ठीक है, ये है वो चीज, समझ में आया, ये है, स्क्रीनशॉट लो, मजे करो, ठीक है। यहां पर देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें इथेनॉल इथेनोइक एसिड में चेंज होता है। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से बताऊं तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है। जो एजेंट यूज करे जाते हैं वो कौन से, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब KMnO4 और K2Cl2O7, ये भी याद रखना। एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि सैचुरेटेड नहीं खाना चाहिए, जैसे डालडा, ठीक है, घी खा लो, जैसे अनसैचुरेटेड, ऐसा एग्जांपल है, अनसैचुरेटेड क्या है, घी है, गुड ऑयल है, और सैचुरेटेड क्या है, डालडा। डालडा नहीं खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूरा निकल कैटलिस्ट का यूज करके उसका हाइड्रोजनेशन करके बनाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मतलब कि उसको डिहाइड्रेट करना, पानी निकालना, मतलब इथेनॉल से क्या बनाना, इथीन बनाना, इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, जिसमें अपन काय का यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को मिलकर एक चीज बनती, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, जिसको एस्टर कहा जाता है। यहां पर भी कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। सैफोनिफिकेशन रिएक्शन, आपने एस्टर लिया और कोई भी अल्कली ले लो, NaOH, ठीक है, तो अब NaOH मतलब Na, तो यहां पर क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट, ये जो सोडियम सॉल्ट होगा यही आपका सोप होगा, और साथ में क्या निकलती है, अल्कोहल। तो एक स्लाइड में, एक शीट में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की सारी रिएक्शन आप सभी के सामने कर दी है, ठीक है, खत्म कर दी है। आई होप यू वुड बी फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ, मेरा तो छोड़ दो, आप सभी अंदर ही अंदर प्राउड हो रहा होगा। यहां पर क्वेश्चन करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, क्या बोलोगे, एडिशन रिएक्शन है सर। द रिएक्शन इन विच इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन सर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जिसमें सोप बनता है, सोप बनता है सर सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड जब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, खत्म। अब कोई बच्चा बोल दे मेरे को समझ में ना आया हो, ठीक है, फिर मैं उसको ऐसा 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 मारूंगा ना, ऐसा मारूंगा, सही कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कार्बन कंपाउंड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड, मेरी जान, पहला क्या है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे भाई, जो कार्बन है ना, इसको मोस्टली क्या कंसिडर करा जाता है, क्या कंसिडर करते हैं, नॉन मेटल, और नॉन मेटल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उतनी कंडक्ट नहीं करता, एक्सेप्शन है कुछ, मगर इलेक्ट्रिसिटी उतनी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, समझ रहे हो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेफाइट एंड एवरीथिंग, ठीक है, एलोट्रोप की बात नहीं कर रहे हैं, मगर कार्बन, मोस्टली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आया, तो ये गलत है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या सेकंड वाला सही है। और एक तो क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 आर करेक्ट। ऐसा क्यों सही है, याद रखना, कार्बन और उसके जितने भी कंपाउंड हैं, ठीक है, मोस्टली ये पता क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड,
और कोवेलेंट बॉन्ड आप सभी को बताया स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, आइकॉनिक नहीं, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलॉगस सीरीज ऑफ, ये क्या सीन है। अब मैं आपको एक बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है, अपना छोटा भाई बहन समझ के एक बहुत ही प्यारी चीज आप सभी के सामने रख रहा हूं, मेरी बात सुनना, ठीक है। सुनो मेरी बात एकदम बढ़िया तरीके से। पहले तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है, 2 4। अब 4 ले भी सकता है, दे भी सकता है, ठीक है। इफ गेन करेगा तो उसके पास क्या हो जाएगा, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर इट विल बी डिफिकल्ट टू होल्ड। यदि लूज करेगा तो लूज करने के लिए ज्यादा एनर्जी होगी, तो वो क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, और जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो उसकी कोवेलेंसी बन जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है कि ये छोड़ो कोवेलेंट कौन बनाता है, तो कहीं पर भी नॉन मेटल देख लेना, ठीक है, जो भी होगा, पर नॉन कोवेलेंट कंपाउंड कौन बनाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड बनाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर जितने भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सारे के सारे पता क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही बना रहे हैं भाई, ये सारे के सारे कोवेलेंट, ये शेयरिंग कर रहे हैं, दे आर डूइंग द शेयरिंग। Are you getting me what I am trying to tell you actually? They are sharing, they all are preparing covalent bond. इसको 3 की जरूरत है, इसको 3 की जरूरत है, इसके पास 3 एक्स्ट्रा, इसके पास they have done sharing. That's it. ये देखो, ये तो यहां पर जो ये सल्फर है एसिड बना, ठीक है, पूरा का पूरा क्राउन शेप्ड, ठीक है, ये याद रखना क्राउन शेप्ड बन जाता है। ये CH4 मीथेन बन गई, ठीक है, मीथेन को मार्स गैस, ठीक है, और मार्स गैस फ्यूल मेजर कंपोनेंट ऑफ CNG और बायोगैस, ठीक है, क्लियर है। चलो एक चीज ये पढ़ लेना कि आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में अंतर क्या है, इतना मैंने बता दिया, अब आप ये स्टडी कर लेना, ऑलरेडी मैंने सारी चीजें बता दी। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर 3 चीजें शो करता है, ठीक है, क्या क्या, एक होता है कैटिनेशन, ठीक है, एक होता है टेट्रावैलेंसी, एक होता है मल्टीपल बॉन्ड। वर्सेटाइल मतलब भाई वो बंदा एकदम मस्त है ना, मस्त मौज, जिसे मैं हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, दोस्ती भी करता हूँ, यारी भी करता हूँ, मजे भी करता हूँ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालता हूँ, ठीक है। अब मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ भाई, सॉरी, ठीक है, हाथ जोड़ता हूँ, है ना, नहीं तो तुम समझो फ्लेक्स कर रहा हूँ, आई एम नॉट फ्लेक्सिंग, ठीक है। चलो नीला वाला वो टच वुड, ठीक है, तो क्या है, कैटिनेशन है भाई, इसके पास एक सेल्फ लिंकिंग एलिमेंट, मतलब लिंक बनाने की प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, और ये क्या बनाता है, उसके बाद चेन बनाता है। अब पता है मैक्सिमम कैटिनेशन क्यों शो करता है, क्यों दूसरों से कनेक्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि भाई छोटे साइज का है, एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, समझ रहे हो, जितने जल्दी आपके पास, आप जिस लड़की से प्यार करते हो, जो क्रश है ना, जितने जल्दी आपके पास नहीं आएगी, उससे कई गुना ज्यादा जल्दी एक बच्चे के पास ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ठीक है। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मतलब कि वही आखिरी के शेल में 4 बसते हैं, तो इट कम्स इन ग्रुप 14 एंड एटॉमिक नंबर 6, तो 2 4 टेट्रा। मल्टीपल बॉन्ड क्यों बनाता है, स्मॉल साइज, ठीक है। पूछिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर घटिया से क्वेश्चन है, ठीक है। अब पढ़ेंगे एलोट्रोप। एलोट्रोप क्या होता है मैं तुमको बता रहा हूं, यही मेन है, ठीक है, आखिरी का है, बस देखो 15 मिनट मेरे को दे दो भाई, ठीक है, आई जस्ट नीड योर 15 मिनट्स, 15 मिनट दे दो, सारे के सारे एलोट्रोप ऑफ कार्बन यदि आपके टिप के ऊपर नहीं रखे तो फिर बोल देना। हर एक टफेस्ट क्वेश्चन यहां पर आप सभी के सामने लेकर आया हूं मैं, one of the toughest questions of allotrope of carbon, and after ending this session each and everything is going to be a piece of cake for you, ठीक है। अब जैसे आप सभी को पता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इफ आई राइट हियर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, अब ये कितने फॉर्म में पाई जाती है भाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इफ आई आस्क यू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कितने फॉर्म में पाई जाती है, तो एक पाई जाती है सर इंडियन आर्मी के फॉर्म में, सर एक पाई जाती है इंडियन नेवी के फॉर्म में, और सर एक पाई जाती है इंडियन एयरफोर्स के फॉर्म में, ठीक है। सभी के लिए इक्वली रिस्पेक्ट है, ठीक है, एक के बिना एक अधूरा है, ऐसे करके, ठीक है। उसी तरीके से कार्बन के ना कुछ एलोट्रोप है जो कि अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। इन एलोट्रोप का नाम क्या क्या है जो कि अपन स्टडी करने वाले हैं, एक है मेरी जान डायमंड, ठीक है, दूसरा है, ठीक है, दूसरा है ग्रेफाइट, ठीक है, दूसरा यहां पर है ग्रेफाइट, ठीक है, और तीसरा यहां पर क्या है, तीसरा है बकमिंस्टर फुलेरिन, बकमिंस्टर फुलेरिन मतलब फुलेरिन बोल सकते हो, ठीक है, बकमिंस्टर फुलेरिन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। एक मिनट, आवाज आ रही है क्या दोस्तों की? आवाज कर रहे हैं यार, चलो छोड़ो यार, क्या मना करें, दोस्त है। अब लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, डायमंड है,
ग्रेफीन क्या होता है सर? आपने तो ग्रेफाइट बोला। मेरे भाई जो ग्रेफीन है ना, ये जो ग्रेफीन है, दिस ग्रेफीन इस सिंगल लेयर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की सिंगल लेयर जो होती है ना, उसको बोलता है ये बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, ठीक है, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इसका वेट कम होता है, ठीक है, वेट कम होता है, क्लियर है? तो और हमारा फुलरीन भी है, ठीक है, तो फ्लाई ऐश नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बकमिंस्टर, तो पहले मैं आपको पढ़ा ही दूं ना बढ़िया तरीके से, हाँ, एलोट्रोप पढ़ा ही देता हूं कि कौन कौन सा एलोट्रोप है। सुनो मेरी बात, पहला है डायमंड, ठीक है, पहला जो आप सभी को यहां पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो है डायमंड। भाई डायमंड एक प्योर फॉर्म है कार्बन का, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखता है, इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, दैट इज 2.42, ठीक है, हैवी है और हार्ड है। कभी भी डायमंड याद आए ना तो याद रखना 4 डायरेक्शन है अपनी, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चारों डायरेक्शन में इसका एक कार्बन कनेक्टेड है, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, मतलब इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और याद रखना डायमंड और ग्रेफाइट में कंपैरिजन चलता है, डायमंड के पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है मगर थर्मल कंडक्टिविटी है, ग्रेफाइट के पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है मगर थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है। समझ में आया? डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है क्योंकि लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है सर। स्ट्रक्चर इसका एक 3D रिजिड नेटवर्क है, ठीक है, एक 3D रिजिड नेटवर्क ये बना लेता है। अब रही बात ग्रेफाइट की मेरी जान, तो ग्रेफाइट ना आपकी पेंसिल की नोक में लगा रहता है, ओपेक और ग्रेश ब्लैक कलर का, स्मूथ है और स्लिपरी है, और डायमंड से हल्का है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर इसका है लेयर्ड शीट ऑफ कार्बन एटम। अब देखो यहां पर पता क्या है, यहां पर एक कार्बन एटम इज अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम, तो 4 डायरेक्शन है। ये तो एग्जांपल मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये वाली तो खाली हो गई ना, मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। समझ में आया? ये क्या करता है, ईच कार्बन एटम इज जॉइंट टू 3 अदर कार्बन एटम, ये बनाता है फ्लैट हेक्सागोनल रिंग, वो बना रहा था 3D स्ट्रक्चर, ये बना रहा है फ्लैट हेक्सागोनल रिंग जो कि आपको साइड में दिख रही है। 4th इलेक्ट्रॉन इज फ्री। एक चीज याद रखना, इसकी जो लेयर है ना, इसकी जो लेयर है वो वीक वेंडरवॉल फोर्स से एक दूसरे के ऊपर स्लाइडेड रहती है, इसलिए वो स्लिपरी टू टच है, ठीक है सर, मजा आ गया। अब एक होता है फुलरीन, लास्ट है। फुलरीन अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, पहली बार इसको किसने बनाया था? HW क्रोटो, स्मेली और रॉबर्ट कर्ट ने। ऐसे समझो कि ये है पेंसिल और इसके ऊपर मार दी लेजर बीम, ठीक है, इसके ऊपर लेजर बीम मार दी, तो बाय द एक्शन ऑफ लेजर बीम ऑन द वेपर ऑफ ग्रेफाइट, पहला जो फुलरीन बना था वो था C60, मतलब कि बकमिंस्टर फुलरीन। और इसको नाम पता क्यों, किस लिए बकमिंस्टर फुलरीन रखा? क्योंकि बकमिंस्टर ने नहीं बनाया, इसको इसलिए रखा क्योंकि इसकी जो रिजेंबलेंस है वो जियोडेसिक डोम से मिल रही थी, उस जियोडेसिक डोम को किसने बनाया था? बकमिंस्टर फुलरीन। तो फुलरीन इज नॉट एक्चुअली मेड बाय बकमिंस्टर फुलरीन। C60 एक ऐसा फुलरीन है जिसको बकमिंस्टर फुलरीन कहा जाता है, बट इट वाज मेड बाय HW क्रोटो, स्मेली एंड रॉबर्ट कर्ट। अब यदि सवाल नहीं करवाए, नहीं बने, ठीक है, तो फिर देखना, वी आर गोइंग टू गिव अ वेरी गुड एंड टू अवर सेशन, ठीक है, वी आर गोइंग टू गिव अ वेरी गुड एंड टू अवर सेशन, ठीक है, बहुत ही शानदार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद एंड हम लोग हमारे सेशन को देने वाले हैं। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे बच्चे, ठीक है। यहां पर एक ऐसा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मिलीग्राम 1 कैरेट ऑफ डायमंड इक्वल टू, ये तो पता नहीं होगा, 200 मिलीग्राम, ठीक है, ये याद रखना। डायमंड क्या है? सॉफ्ट नहीं है सर, हार्ड है पहली बात तो, और गुड कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टर और हार्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन क्या है? डायमंड इज हार्ड, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, सही है। डायमंड इज सॉफ्ट नहीं, डायमंड कभी सॉफ्ट नहीं होता है, ठीक है। डायमंड बैड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, बिल्कुल सही है। तो कितने सही है? 1 and 3, 1 and 3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन पेंसिल की लीड? पेंसिल की लीड में ग्रेफाइट होता है, कार्बन, ठीक है। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, आपको लग रहा होगा डायमंड है, मगर याद रखना डायमंड नहीं है, ठीक है। अभी 3 प्रॉपर्टी आपको पता, मैं बोल रहा हूं 3 गिनती की 3 प्रॉपर्टी ऐसी पता चलेगी आपको ग्रेफाइट की कि आपके होश उड़ जाएंगे, और दिमाग में रखना, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट, सबसे ज्यादा स्टेबल ग्रेफाइट है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी वो हो गई। दूसरी है कि ग्रेफाइट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में कौन सा इलेक्ट्रोप का यूज करा जाता है? ग्रेफाइट का। क्यों पता? इसलिए करा जाता है क्योंकि इसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, याद रखना।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑल कार्बन इन डायमंड आर लाइकली बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है? सुन, अभी आप पाओगे कि ग्रेफाइट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर इन विच लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। सही है। ग्रेफाइट हेक्सागोनल रिंग बनाता है, ये भी सही है। तो अब एक चीज बताओ, ऑल कार्बन, ठीक है, कार्बन इन डायमंड आर लिंक्ड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो अब यहां पर देखना, ग्रेफाइट में जब आप देखोगे ना, सुनना, ग्रेफाइट में और डायमंड में, एक मिनट, थोड़ी देर सुनो, थोड़ी देर, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ी देर के लिए पॉज करो, ठीक है? फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, ठीक है? यू विल बी एबल टू सॉल्व। यहां पर देखो, ग्रेफाइट इज मच बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देन डायमंड। क्यों है? वाई? बाय ग्रेफाइट इज मच बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3, ठीक है? sp3, इसलिए एक मिनट, हेलो यार, मेरी क्लास का अनाउंसमेंट मत करना, ठीक? हाँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग में मेरे को टाइम लग गया। ओके। चलो आगे बढ़े। sp3, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? बकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। बिल्कुल सही है। डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कभी जीवन में नहीं हो सकता, ठीक है? आगे देखो, डायमंड हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बिल्कुल है। और ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल प्लानर। इससे एक चीज नहीं पता चली, ये एकदम सही लिखा है, एकदम सही है, ठीक है? ग्रेफाइट्स ऑफ डायमंड इज हार्ड, सही है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल डायमंड इज नॉट। बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आर डिफरेंट। गलत है यार, फिजिकल अलग अलग है, ठीक है, मगर केमिकल लगभग सेम है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है? चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ये बहुत बढ़िया है, पता है, इसको लुब्रिकेंट की तरह यूज करा जाता है ग्रेफाइट को, ड्यू टू इट्स लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। तो पहला आपको बता दिया था वो वाली, स्टेबल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, और तीसरा लुब्रिकेंट के लिए यूज करा जाता है ग्रेफाइट। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि लेयर्ड स्ट्रक्चर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्रेफाइट? ठीक है, तो ग्रेफाइट के बारे में बात करेंगे तो इट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप, तो ये तो है। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। इट इज हायर ग्रेड ऑफ कोल। अरे भाई, ग्रेड कोल का हायर ग्रेड तो एंथ्रासाइट है ना, ये थोड़ी ना है। केज लाइक स्ट्रक्चर किसका है? फुलरीन का है, ठीक है। तो फुलरीन मतलब थर्ड वाले का है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं है। तो ए इज रॉन्ग, आर इज ट्रू। कार्बन कैन फॉर्म मोर कंपाउंड देन एनी अदर कंपाउंड, बिल्कुल, क्योंकि कार्बन कैन एग्जिस्ट इन वेरियस एलोट्रोप, दोनों सही है, बट आर इज नॉट द रीजन ऑफ ए। ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन क्या है?
एस पी क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये लगा दो बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑल कार्बन इन डायमंड आर लिंक्ड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यस, अरे दोबारा क्वेश्चन आ गया। ग्रेफाइट में क्या लिखा? आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से नहीं है, ठीक है, डायमंड में है ऐसा, इसमें नहीं है। इसमें क्या लिखा है कि नॉट करेक्ट, मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, कार्बन कंपाउंड क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं मोस्टली, और उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं? देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कोवेलेंट। बिल्कुल कोवेलेंट है। अब कभी भी कोवेलेंट होता है ना तो गेनिंग और शेयरिंग होती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं होती। तो कार्बन कंपाउंड नॉन मेटल, ये उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है। डायमंड इज द हार्डेस्ट, बिल्कुल। फ्लोरीन इज वन ऑफ द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। नेक्स्ट टू डायमंड ग्रेफाइट इज द सेकंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, गलत, CBN है सेकंड हार्डेस्ट, ठीक है, तो आप थर्ड वाला लगा दो। इसका क्या है कि ग्रेफाइट सबसे स्लिपरी, सॉफ्ट एंड स्लिपरी, डायमंड हार्डेस्ट, फ्लोरीन वेरी लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, और ग्रेफीन थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बढ़िया सर। डायमंड कैसे मिलकर बनता है? तो प्योर कार्बन से मिलकर बनता है, तभी मैंने आप सभी को बता दिया था। आइसोमॉर्फस मतलब कि जो कि आइसो मतलब सेम, और मॉर्फस मतलब स्ट्रक्चर्स, फॉर्म। तो ये चीज़ अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगी जब अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ लेंगे। तो बस 5 मिनट मेरे को दे दो। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कार्बन के कंपाउंड है, ठीक है, ऐसे कार्बन के कंपाउंड है एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड एंड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है। कार्बन के सारे कंपाउंड को अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। देखो एक बात बता रहा हूँ, पहले ऐसा कहा जाता है कि कार्बन के जो मतलब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए कोई ना कोई वाइटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। मगर एक बार क्या हुआ, जो जर्मन के केमिस्ट हैं फ्रेडरिच वोलर, इन्होंने एक्सीडेंटली क्या बना दिया, यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। भाई ये अमोनियम साइनेट से यूरिया बन गया, ये मतलब कुछ और बना रहे थे मगर अमोनियम साइनेट से यूरिया बन गया, तो यहाँ पर तो कोई वाइटल फोर्स की जरूरत नहीं लगी। सो दिस सिंथेसिस ऑफ यूरिया डिस्कार्डेड वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। अब मेरी बात सुनो, जो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोजिशन ऑफ बायोगैस? मीथेन। पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू, कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजन। देखो एक बात बताऊं, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, मगर जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब उसके साथ मिलेगा ना हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जो कि गलत है। सो एबिलिटी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन, तो इसकी एबिलिटी क्या है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन और ऐसे हाइड्रोजन से मिलकर बने। तो अब मेरी बात हमेशा याद रखना, इसमें 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहले तो 2 प्रकार के, कौन कौन से? सैचुरेटेड, याद रखना, यहीं पर बता दे रहा हूं मैं। एक होता है सैचुरेटेड, ठीक है, और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से मिलकर बने, मतलब कि एल्केन, और अनसैचुरेटेड मतलब जो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, जिसमें बोलते हैं एल्कीन और एल्काइंस। तो एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड है उसको पैराफिन कहा जाता है, जो डबल बॉन्ड है उसको ओलेफिन्स कहा जाता है। डबल बॉन्ड को देखो ऐसे करना, डबल बॉन्ड को डिनोट करता है CnH2n, एन डिफाइंस नंबर ऑफ बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड, ठीक है। अब जब आप सिंगल बॉन्ड पे जाओगे तो यहां पर इसमें +2 कर देना, ठीक है, प्लस होगा ये, और जब आप ट्रिपल में जाओगे तो यहाँ -2 होगा। तो वैसा ही है, सिंगल में प्लस होगा और ट्रिपल में वो होगा। सैचुरेटेड की खास बात ये है, ये जब ये जलते हैं तो क्लीन ब्लू फ्लेम बोलते हैं और कंप्लीट कंबशन होता है, ठीक है। और ये जो अनसैचुरेटेड है, दे आर हाईली रिएक्टिव बट दे डू गिव सूटी और स्मोकी फ्लेम, ठीक है, ब्लैक और येलो फ्लेम देते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड, वो 2 होंगे। क्योंकि यदि यहाँ पर n की वैल्यू 2 से 1 हो गई, यहाँ यदि तुमने 1 कर दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, और हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो हाइड्रोकार्बन कैसे रहेगा? हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की भी डिमांड है ना, समझ में आया? तो क्वेश्चन कैसा आएगा ऐसे कि C4H8 किस होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग कर रहा है? तो C4H8, तो n की वैल्यू क्या है? 4, तो C की वैल्यू 4 है, तो CnH यहां पर क्या करा होगा? तो H के बाद यहां पर 8 आ गया, तो सर 2n करा होगा, तब जाकर 8 आ गया। और CnH2n क्या होता है? CnH2n सर ये तो बीच वाला है, डबल,
और डबल वाले को क्या कहा जाता है? डबल वाले को एल्कीन्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इंक्रीजिंग which of the hydrocarbons are arranged as per increasing order of their boiling point? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट तो आप देख लो यार, मीथेन एक, ठीक है, ऐसा होता है, ये देखो, मीथेन, थेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक, हेलो हेलो यार, मैं भेज तो दिया है आपको एप्लीकेशन, पढ़ा रहा हूँ यार, कितना समय, 7:04 हुआ है, और भेजता हूँ, रुको। फालतू का गुस्सा आता है ना, इतना कॉल आता है, तो चलो छोड़ो। यहाँ पर देखो आप, तो ठीक है, कहाँ तक थे? हेक्सेन, अच्छे हो गए, फिर हैप्ट, ऑक्ट, ठीक है, नॉन, और वो सब, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर प्रोपेन कितना है? प्रोपेन मतलब 3, ब्यूटेन मतलब 4, पेंटेन मतलब 5, और ऑक्टेन मतलब 8। तो ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। ये जैसे जैसे इंक्रीज होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, याद रखना। ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करोगे? नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन। आइसोमर पता क्या होता है? आइसो मतलब सेम, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मगर डिफरेंट उनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आया? सेम है मगर डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो याद रखना, पेंटेन के कितने होते हैं? 3 होते हैं, और ये कुछ याद कर लो आप, ठीक है। इथेन का एक आइसोमर, ठीक है, प्रोपेन का एक आइसोमर, ब्यूटेन का 2 आइसोमर, ठीक है, पेंटेन के तो 3 है, अभी बता दिया, और हेक्सेन के 5 है। ये इतना याद कर लो, ठीक है। सर मज़ा आ गया, ठीक है। ये तो आप सभी को बता दिए। फंक्शनल ग्रुप याद रखना। देखो फंक्शनल ग्रुप पता क्या होता है? आपके ग्रुप में एक ऐसा बंदा, ठीक है, एक ऐसा बंदा जो कि ग्रुप में 4 चांद लगा देता हो, ठीक है, 4 चांद लगा देता हो। यदि वो खुश है तो सारों को, सभी को खुश कर देगा। तो ऐसा होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एक एटम या ऐसा एटम का ग्रुप जो कि एक कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बनाए और उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करे, ठीक है। जैसे एल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन C+O, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज मतलब कि a series of similarly constituted compound with same functional group, ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और सब सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, और जिसके 2 सक्सेसिव मेंबर जो हैं डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2। और CH2 मतलब पता है 12 + 1 × 2, तो कितना हो जाएगा? 14U। तो उनका मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस 40U होना चाहिए, या फिर ऐसा बोल दो 2 एडजेसेंट मेंबर, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम से डिफर होना चाहिए, सभी की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, समझे? ऐसा क्वेश्चन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन ये सब बता दी, बस तुम एक चीज देख लो, बस एक चीज, ठीक है, जस्ट अ सिंगल थिंग, ठीक है। 2 क्वेश्चन देख लो। पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप कैसे बनता है, ठीक है। सोप बनता है एनिमल के फैट या फिर वेजिटेबल ऑयल से बाय हीटिंग इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे अभी बताया, फैट और ऑयल है मतलब एस्टर है, उसको एल्कलाई के साथ रिएक्ट करा, हीट करा, तो क्या बनेगा? जो सोडियम सॉल्ट बनेगा ना, वो सोप होगा, और यहाँ पर जो ग्लिसरॉल बन रहा है वो एल्कोहल है। अब हमेशा याद रखना, जो सोप है दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कभी भी सोप है तो यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट सोडियम एंड पोटेशियम, और जब डिटर्जेंट है यू विल थिंक अबाउट सोडियम एंड सल्फोनेट, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट, जिसको सोपलेस सोप कहा जाता है। हमेशा याद रखना, यहाँ पर मिसल फॉर्मेशन होता है। ये जो टेल दिख रही है ना, देखो पीछे वाला रीजन है, देखो हमेशा याद रखना, ये ऐसा रीजन बनता है, ऐसा बनता है ये हमेशा, ऐसा,
ठीक है। आपने एक चीज सुनी होगी, जितनी भी मिट्टी है, कुछ मिट्टी यहाँ अलग अलग जगह, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ, यहाँ कुछ ऑयल, यदि एक जगह इकट्ठी हो गई मिट्टी, है ना, टेल के पास यहाँ पर क्या आ जाता है, डर्ट इकट्ठा हो जाता है सेंटर में, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, ये जो टेल है, ठीक है, टेल के पास डर्ट आ रहा है, ठीक है, डर्ट आ रही है, मगर वाटर नहीं आ सकता, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब फोबिया है इसको वाटर से, ठीक है, इसको फोबिया है वाटर से, ऐसे कर सकते हो, इसको फोबिया है वाटर से, मतलब हाइड्रोफोबिया। तो याद रखना, जो टेल है, टेल में डर्ट आती है, वाटर नहीं आता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट। और ये जो है, ये क्या है, सॉरी, हाइड्रोफोबिक, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, और इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ये क्या है, हेड है। अब क्या होगा, जैसे ही आपने डिटर्जेंट डाला, पूरा का पूरा डर्ट वो सेंटर में कर लेगा, और जब आप उसको एक बार रब करोगे, पूरी की पूरी डर्ट हट जाएगी, है ना। यहाँ पर इसको बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज फॉर्म्ड बाय क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोफोबिक टेल इंटीरियर में बनती है, ठीक है, और हाइड्रोफिलिक टेल एक्सटीरियर में बनती है। यहाँ पर क्या होता है, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसको मिसल कहा जाता है, ये पूरा का पूरा। ऑयली डर्ट इज बीइंग कलेक्टेड एट द सेंटर, और जो मिसल है ना, ये एज अ कोलाइडल सोल्यूशन रहता है, और इसमें से टिंडल इफेक्ट, मतलब ये लाइट भी स्कैटर करता है, आपने देखा होगा, हल्का सा नीला नीला भी दिखता है, बबल्स बनते हैं। तो सोप सोल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी, रीजन क्या है, जो क्लाउडी दिखता है ना आपको, फैन बन जाता है, वो इसलिए क्योंकि उसमें मिसल का फॉर्मेशन होता है, ये उसका रीजन है। एक बहुत ही इतना कठिन क्वेश्चन तो मेरे को लगता नहीं कि आपको आए, कि सोप को वाटर के साथ जब होता है तो क्या बनता है, लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल बनता है, ऐसे लीव करने वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पता है इसलिए यूज करता है, मतलब KOH, ताकि जो सोप है ना वो स्किन के ऊपर सॉफ्ट हो, ऑप्शन नंबर बी। तो पोटेशियम सॉफ्टनेस लेकर आता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सोप के रिगार्डिंग कौन सी चीज सही नहीं है, ऑयल एंड डर्ट कलेक्टेड एट द सेंटर सही है, स्कैटरलाइट सही है, सोप आर अमोनियम सॉल्ट, अरे सोप में अमोनियम नहीं आएगा भाई, सोप में सिर्फ सोडियम और पोटेशियम आता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बस दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। कितना समय हुआ, समय 1 घंटे 38 मिनट हो गया यार, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है उनको अपन देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 क्वेश्चन है। मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, मगर मैंने करवा दिए हैं, सेम क्वेश्चन ही रिपीट होंगे, मैं तब भी आपको क्वेश्चन डलवा दूंगा, ठीक है। सो जनाब, कैसा लगा सेशन मेरे को बताइएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, एंड अब एक सेशन ऐसा आएगा जिसमें डायरेक्ट केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर गिविंग मी एन आइडेंटिटी, कपिल भैया। वेरी सून इट विल बी क्लियर किस प्लेटफॉर्म को मैं ज्वाइन करूंगा और क्या चीज़ होने वाली है, इट विल बी क्लियर वेरी सून। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।